और सबसे पहले बात करना है बिलासपुर संभाग और न सिर्फ बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है इस वक्त, क्योंकि अब हिसाब किताब करने का वक्त आ गया। एक बार फिर से चुनाव मैदान में तो है ही, तो जनता भी हिसाब किताब मांगेगी जाहिर तौर पर। इस संवाद कार्यक्रम के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर सबसे पहले श्री अटल श्रीवास्तव जी को, अध्यक्ष पर्यटन मंडल छत्तीसगढ़। जोरदार तालियों के साथ सर आपका स्वागत है मंच पर। श्री शैलेश पांडे जी, विधायक बिलासपुर, सर आपका भी बहुत स्वागत है मंच पर। मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी को, विधायक मस्तूरी, सर स्वागत है। और अंचल के हालातों पर चर्चा करनी है आपसे। श्री धर्मलाल कौशिक जी को मैं बुलाना चाहूंगी, विधायक बिल्हा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बहुत सम्मान के साथ इस मंच पर कि वो कृपया आए और हम उन्हें सुनना चाहते हैं। और जाहिर तौर पर अब उन्हें सवालों का सामना करना है। सवालों का सामना, तैयार हो जाइए। वैसे तो सभी को पता है कि रोज INS 24/7 पर रात 8 बजे चर्चा में जब सामना करना पड़ता है, और आज सीधे सामना करना पड़ रहा है। हरिभूमि और INS 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी भी मंच पर आ गए हैं। जोरदार तालियों के साथ ये हमारे तमाम वो मेहमान हैं जो अब इस संवाद कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। संवाद 2023 ये कार्यक्रम न सिर्फ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी लगातार जारी है, और जहां जो जिम्मेदार है, जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी जवाबदेही है, वो सभी इस संवाद कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं और डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के तीखे सवालों का जवाब भी देते हैं। हालांकि अंदाज अलग है, लेकिन सुनना दिलचस्प होगा। आप सभी को हम बता दें कि ये कार्यक्रम का सीधा प्रसारण टीवी पर भी होगा और सीधे लोग सुनेंगे इस कार्यक्रम को। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, जो संवाद 2023 अंचल के हालात पर खुलकर करनी है बात दिग्गजों के साथ। ओवर टू यू सर। धन्यवाद सोनल जी। सबसे पहले आप सभी महानुभाव जो अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच आज के इस पवित्र दिवस के मौके पर यहाँ मौजूद हैं बिलासपुर के सभागार में, मैं तहे दिल से हरिभूमि और INS परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आपके स्वयं के लिए। बड़ा खास मौका है, क्रमबद्ध तरीके से हम चरणबद्ध तरीके से संवाद करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो शास्त्रीय परंपरा रही है। हमने बड़े से बड़े विषयों का समाधान हमेशा संवाद के माध्यम से ही किया है। भारत की सनातन सभ्यता में संवाद का ही महत्व रहा है। हम हर मसले पर किसी निर्णय पर पहुंचे हैं तो वो संवाद के माध्यम से पहुंचे हैं। तो आज जब राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस है, विधान चंद्र राय जी की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। बड़े मशहूर चिकित्सक रहे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे, भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। ऐसी विभूति की स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिए सरकार के द्वारा इस दिन को अर्थात 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। तो ऐसे खास मौके पर प्रदेश का गौरव, बिलासपुर शहर, बिलासपुर जिला और वहां बिलासपुर के विकास को लेकर बात, इसके लिए हम सब मौजूद हैं। 4 विभूति हमारे साथ इस समय आप मंच पर देख रहे हैं। चारों किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कार्य क्षेत्र की शुरुआत भले ही इनके बिलासपुर जिले से हुई, पर इन्होंने पूरे प्रदेश के स्तर पर अपने कृतित्व, अपने व्यक्तित्व से आलोकित किया है और बिलासपुर के नाम का गौरव बढ़ाया। मैं चाहूंगा चारों मेहमानों के लिए आप एक बार जोरदार ताली बजाएं। हमारे साथ 4 विभूतियां हैं। सबसे पहले क्रम से अगर मैं शुरू करूं तो हमारे साथ में डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी हैं। पेशे से चिकित्सक भी रहे और राजनीति में आए तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी काम करने का अवसर उनको प्राप्त हुआ। ऐसे कृष्णमूर्ति बांधी जी हमारे साथ हैं। ऐसा कौन सा पद है, बस एक पद रह गया है, कभी ना कभी आ ही जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। वो धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ है। विधानसभा अध्यक्ष रहे, संगठन महामंत्री रहे, संगठन के कितनी बार अध्यक्ष रहे उन्हें भी याद नहीं, हमें भी याद नहीं। ऐसे धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ में हैं। हमारे साथ जो तीसरी शख्सियत है वो यूं तो अध्यक्ष हैं, प्रदेश के स्तर पर बात करें तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्हें हासिल है, पर बिलासपुर अंचल में लोग उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर भी देख लेते हैं। ऐसे अटल श्रीवास्तव जी हमारे साथ में हैं। और इन सबके बीच में करिश्माई शैलेश पांडे जी हमारे साथ में हैं। करिश्माई क्यों है इसका उत्तर मैं क्या दूं, आप स्वयं दे सकते हैं या आपने उत्तर दिया है 4 साल पहले। तो ऐसे बिलासपुर के ऊर्जावान विधायक शैलेश पांडे जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत ऊर्जावान विधायक शैलेश पांडे जी से ही करते हैं। भाई बिलासपुर बड़ा तेज गति से विकास की ओर जा रहा था, ऐसा लोग बताया करते थे।
आपने बताया विकास नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है। लोगों ने आपकी बात पे भरोसा कर लिया 4 साल पहले और आपको अवसर दे दिया। तो थोड़ा बताइए तो सही, आपको अवसर देके जनता ने गलती कर दी या जनता ने सही काम किया, आपके अपने शब्दों में। सबसे पहले तो INH और हरिभूमि के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम है। हिमांशु जी, आपको भी प्रणाम है। उपस्थित मंच में हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को, राजनेताओं को भी सादर प्रणाम और सभा में उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, सभी सम्मानित जनों को प्रणाम। विकास एक ऐसी चीज है जो सोच समझ के, प्लानिंग करके, अगर हम अपने घर की भी काम करते हैं तो उसको भी थोड़ा सोच से समझते करते हैं। बिलासपुर एक ऐसा शहर है पूरे छत्तीसगढ़ का जिसका सोच समझ कर विकास करने का प्रयास जो है वो कभी नहीं किया गया। जब भी कोई काम किया गया उसमें बुद्धि नहीं लगाई गई, या उनकी सोच नहीं थी या उनको समझ नहीं थी। 15 वर्षों में और उसके भी पहले अगर हम कहें तो बिलासपुर एक ऐसा शहर है जिसमें विकास हम लोगों ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है तो सोच समझ के किया है, उसको सही दिशा में किया है। और जो काम है, सबसे पहली बात, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो बिलासपुर वो सुंदर शहर है विश्व का जिसके बीच से नदी निकलती है, और जिन शहरों में बीच से नदी निकलती है वो बहुत अच्छे शहर माने जाते हैं। हमारा सबसे पहला फोकस होना चाहिए था कि हम अपनी नदी को संवारें, हम उसको सुंदर बनाएं, हम उसमें जल स्तर बढ़ाएं शहर का, हम उसके कारण जो है लोगों को अच्छा, और एक आस्था का केंद्र भी था वो, हमने वो काम किया और सही दिशा में किया और आज काम हो रहा है, दिख रहा है सबको, पूरे बिलासपुर को लग रहा है। दूसरी बात है कि बिलासपुर को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, क्या हमने वहां पर गरीब लोगों के लिए क्या किया, हमने आम जनता के लिए क्या किया, हम जो अंतिम व्यक्ति है उसके लिए क्या। बड़े लोगों के बच्चे तो अच्छे स्कूल में पढ़ लेते हैं लेकिन गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा कहाँ पढ़ता है, उसके लिए हमने कम से कम 15 से 16 स्वामी आत्मानंद स्कूल खुलवाए जिसके कारण वो बच्चे आज इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं और कॉलेज भी खुला है। हम बहुत सारी बातें करते रहे बिलासपुर के विकास को लेकर, लेकिन हम एक बार भी चिरैया नहीं उड़ा पाए 15 साल में। हमको चाहिए था कि हम कम से कम बिलासपुर को राष्ट्रीय मानचित्र में लाएं, कनेक्टिविटी बढ़ाएं, उसके लिए एयरपोर्ट स्टार्ट करें। आज कम से कम माननीय मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ रुपए देके 3C कैटेगरी का हमारे पास लाइसेंस है, आज हवाई सेवा प्रारंभ हो चुकी है, काम तो कर रहे हैं हम लोग। और इसी के साथ जो सबसे बड़ा सपना था बिलासपुर को, कि बिलासपुर का जो विस्तारीकरण है एक महानगर के दृष्टिकोण से होना चाहिए था। महानगर के दृष्टिकोण से हमारी सरकार आई और हम लोगों ने सबसे पहले उसको जो है परिसीमन किया और 70 वार्डों का महानगर निगम बनाया और B ग्रेड सिटी पर लाके अब केवल औपचारिक घोषणा भारत सरकार के हाथ में है, उसको जब करनी तो बिलासपुर एक B ग्रेड सिटी के लेवल पे हमने लाके खड़ा किया। बिलासपुर को शिक्षा, स्वास्थ्य और बिलासपुर को अधोसंरचना के माध्यम से, जितना आज आप देखिए, आप जिस रायपुर से आए हैं आप द्विवेदी जी, आपने देखा होगा कितना सुंदर ब्रिज हमारी सरकार ने 3 साल में बना के, इतना दुगनी लंबाई का। तो बिलासपुर को सभी दिशाओं में एक व्यवस्थित विकास करते हुए बिलासपुर को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, कौन सा विकास में आगे बढ़ा रहे हैं? पिछले चुनाव में मुद्दा बना था सीवर के लिए सड़कें खुदी हुई हैं, वो सीवर का काम अभी भी अधूरा है, ये बिलासपुर के लोग बोल रहे हैं। जिसके लिए आपने मुद्दा बनाया वो मुद्दा अगले चुनाव में भी आपके लिए भी सामने आने वाला है। क्या हुआ उसका? स्वास्थ्य के संदर्भ में बड़ा काम हुआ, वो सिम्स हॉस्पिटल नाम है उसका, शायद हम बात करेंगे जो स्वास्थ्य मंत्री जी आएंगे। बिल्डिंग ही है, आधी अधूरी थी। अभी भी कोई आदमी गंभीर रूप से बीमार होता है तो एक रेफर सेंटर से ज्यादा की क्या हैसियत है बिलासपुर के संदर्भ में? आपने नदी के संदर्भ में बात की, आपने बड़ी गंभीर टिप्पणी की है शैलेश जी, एक बार उस टिप्पणी पे विचार कीजिए। 15 साल तक एक व्यक्ति विधायक रहा, पर 15 साल से पहले भी आपकी पार्टी के विधायक रहे हैं, कभी समझ का इस्तेमाल नहीं किया, कभी सोच नहीं लगाई, कभी बुद्धि नहीं लगाई, किसको खारिज कर रहे हैं? तो थोड़ा विस्तार से बताएंगे आप, किससे इतने नाराज हैं? नहीं, किसी से नाराज नहीं। हमारी सरकार जो काम कर रही है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि विकास एक ऐसी चीज है जो कि एक सोच समझ के करने वाली चीज है। एक दिन में तो होती नहीं है विकास, किसी भी चीज का विकास अपन कर रहे हैं, नाली बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, बैराज बनाएंगे, उसको सोच समझ के बनाएंगे और सही दिशा में काम करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि विकास की दिशा हमारी सरकार ने, मेरी सरकार ने सही दिशा में रखी बिलासपुर में, पहली चीज। दूसरी चीज आपने कहा सीवरेज परियोजना के बारे में, तो सीवरेज परियोजना
जो है अभिशाप थी बिलासपुर के लिए, और बिलासपुर की हमारी सरकार उसको लगभग समाप्त कर रही है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि सीवरेज परियोजना जो है वो असफल परियोजना है और वो कभी सफल नहीं होगी। और इस बात को लेकर मैं विधानसभा में हमेशा मांग किया, जांच की भी मांग किया। मैं आपसे ईमानदारी से बात करता हूँ, और मैंने अपनी सरकार से मांग करी कि इसकी जांच होनी चाहिए, और इसकी जांच होके इसको देखिएगा, ये एक बिलासपुर की फेलियर योजना है और ये कभी सफल नहीं होगी। हम इसमें बिल्कुल बड़ी गंभीर किस्म की टिप्पणी है शैलेश पांडे जी की। सीवरेज योजना अभिशाप है बिलासपुर के लिए। पर इस बिला भले ही विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन धर्मलाल कौशिक जी के विधानसभा का भी कुछ हिस्सा तो बिलासपुर से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जिस सरकार के सोच को लेकर शैलेश पांडे जी टिप्पणी कर रहे हैं कि कोई दिमाग लगाकर काम नहीं हुआ, उस सरकार के जिम्मेदार हिस्सा रहे हैं धर्मलाल कौशिक जी। इतनी गंभीर किस्म की टिप्पणी कर दी शैलेश पांडे जी ने, आपको स्वीकार है? पांडे जी को बोलने का सब छूट है और उसका प्रमुख कारण है कि हम लोग विपक्ष में रह के दर्द को सह रहे हैं, वो सत्ता पक्ष में रह के दर्द को सह रहे हैं। क्या बात है। अब विकास के क्रम में मैं जाऊं यदि बिलासपुर के, जी, तो शैलेश पांडे जी हमारे विधायक हैं बिलासपुर के, और बिलासपुर हमारा जो विधायक है, यदि हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो नंबर 2 की सिटी बिलासपुर है जी, कि राजधानी के बाद में न्यायधानी। और न्यायधानी के दृष्टिकोण से जो कार्य के लिए शैलेश पांडे जी ने कहा, सोच विचार करके विकास करने की आवश्यकता है। लगभग 4.25 साल निकल गया और 4.25 साल में भी विचार कर रहे हैं कि हम काम करेंगे तो हमसे कोई गड़बड़ियां ना हो। अरे आप तो सत्ता है, सत्ता का लाभ उठाइए और बिलासपुर को एक चमकदार सिटी बनाइए आप, और छत्तीसगढ़ में उसका नाम होना चाहिए। गलतियां होती रहेंगी, गलतियां सुधरती रहेंगी, लेकिन आप 5 साल तक विचार करने में लगा दिए कि गलतियां ना हो, हम काम करेंगे। तो हमने गलती की है, हमें स्वीकार है कि यहां पर रायपुर से कनेक्ट करने के लिए एक ओवरब्रिज नहीं होने के कारण में कितनी दिक्कत होती थी हमको। हमने ओवरब्रिज बनाया, हमने बिलासपुर रायपुर रोड का, तखतपुर का हमने ओवरब्रिज बनाया हमने, और ओवरब्रिज बनाने के बाद में आसानी से हम चल रहे हैं। मस्तूरी का ओवरब्रिज बनाया हमने, गलती की है, हमने मस्तूरी का ओवरब्रिज बनाया हमने। और उसके बाद में जब बात आती है तो मैं कहना चाहता हूं कि हमने एक बहुत अच्छा लाइब्रेरी बिलासपुर में बनाया, हमने बहुत अच्छा खेल स्टेडियम बिलासपुर में हमने बनाया है, बिलासपुर में हमने खेल परिसर को हमने बनाया है। बिलासपुर की यदि हम बात करें विकास के दृष्टिकोण से, तो मैं कह सकता हूं कि आज हमारा जो हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट का जो परिसर और उसके जो लोकेशन और सब, तो आपका हिंदुस्तान नहीं बल्कि एशिया के हाई कोर्ट में नंबर आता है तो हमारे छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट का नंबर आता है। एशिया में पहचान बनी है हमारे हाई कोर्ट का। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूं हमारे बस सिस्टम हमने बनाया। आज यदि विकास की मैं बात करूं, केवल इनके आने के बाद में एक तामपत्र लगाने का काम किया गया है। जिस कार्य को हमने किया है उसमें केवल नाम का पट्टी लगाए हैं, और नाम के पट्टी लगाने के बाद में बोलेंगे कि हमने उद्घाटन किया है। किए हैं आपने उद्घाटन, लेकिन उसका नींव रखने का काम हमने किया है, पूरा करने का काम हमने किया है। और आप केवल आप देखिए एस्ट्रो टर्फ जी, कल्पना नहीं कर सकते आप। एस्ट्रो टर्फ हमने हॉकी के लिए बनाया है। होनी क्या चाहिए कि अब आपको राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि आप हॉकी का आयोजन करेंगे तो हम जो एस्ट्रो टर्फ बनाए हैं उसकी उपयोगिता, सार्थकता होगी, और उसके लिए लोग देखने के लिए आएंगे, हॉकी के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आप तो उसको संभाल भी नहीं पा रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने तय किया है, जो बनाया है, आज कांग्रेस की सरकार में उसको बनाने की स्थिति में नहीं है। आप देखे होंगे कि हमारा बहुत बढ़िया आपके मेडिकल कॉलेज में हमने जो हाल बनाया है, बहुत अच्छे काम उसके, हमारे बाकी चीजों के लिए हम उसका उपयोग कर रहे हैं। यदि इस शहर में अभी हमारा रेलवे का हमारा सैंक्शन हो गया है कि हमारे जो पुराने बिल्डिंग बनी हुई है, अब नए बिल्डिंग का बहुत अच्छा निर्माण होगा मेट्रो के तर्ज पर और एयरपोर्ट के तर्ज पर। अब हमारे हवाई जहाज के जो सुविधा है वैसे ही बिल्डिंग हम लोग उसमें अब रेलवे के भी बनाने के तय किए हैं। आप देखिए, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए, किसी भी शहर के विकास के लिए जो जाना जाता है, वो जाना जाता है, यही जाना जाता है कि आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खेल का मैदान हो बच्चों के लिए,
आपका कम्युनिटी हॉल हो, बस की सुविधाएं हो, आपके न्यायालय की, आपके ये जो पहचान हमारी बनी है, मैं समझता हूं एक बड़ी पहचान है। और मैं कह सकता हूं आज यदि शैलेश पांडे जी बनने के बाद में जो इनके विकास के खाता में दो चीज आप लिख सकते हैं, एक जो सरकंडा के पहले जो बन रहा है एनीकट ब्रिज, और एक नीचे बन रहा है, समय अवधि उसका निकल गया है, कई बार समय देते जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो निर्बाध गति से वो काम चल रहा है, लेकिन समय कार्यकाल में पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। एक बात जानना चाहते हैं धर्म जी आपसे, और जानना आपसे यह है कि 2018 के चुनाव में बिलासपुर जिले का जनादेश प्रदेश के साथ नहीं था। प्रदेश में आपकी पार्टी का सफाया हुआ, पर बिलासपुर के संदर्भ में जनता का वैसा मोह भंग नहीं था। क्या इसकी कोई कीमत चुका रहा है क्या बिलासपुर? भाई आप भी जीत गए, बांधी जी भी जीत गए, रजनीश सिंह भी जीत गए, क्या कहते हैं? मैं समझता हूं कि हम 2-3 सीट जो हारे हैं उसका अंतराल भी बहुत कम रहा है जी। यदि हम देखेंगे तो उसका अंतराल भी कम रहा है। अब हार जीत की यदि समीक्षा करने के लिए अपन नहीं बैठे हैं, मैं ये कह सकता हूं कि 2018 में हम बिलासपुर में जो सीटें जीते हैं, 2023 में हमारा परफॉर्मेंस उससे और अच्छा होगा। हम ज्यादा सीटें जीतेंगे, हमारी सीटें नहीं गड़ेंगे, बल्कि हम ज्यादा सीट करके जीत करके आएंगे। और जहां तक मैं कहूं कि शैलेश पांडे जी जो अभी बना रहे हैं ना जी, तो अरपा भैंसाझार परियोजना आज प्रदेश के सबसे बृहद परियोजना में एक, उस काम को हम लोगों ने शुरू कराया। 1904 में उसका पहले बार सर्वे शुरू हुआ था, और 1904 में सर्वे के बाद जब मुख्यमंत्री जनता पार्टी में बने और पांडे जी उसमें सिंचाई मंत्री थे, तब उसका शिलान्यास हुआ, कार्यक्रम शुरू हुआ। बाद में कांग्रेस की सरकार आई, बंद हो गया, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, मैं विधानसभा का अध्यक्ष बना, उस प्रोजेक्ट को हमने शुरू किया। 67,000 एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। और ये जो यहाँ की जो एनीकट और जो बना रहे हैं, ये हमारे जो अरपा भैंसाझार परियोजना है, उसी का लाभ इस बिलासपुर को मिलेगा। चाहते तो उसको बना करके विकास कर सकते थे, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचा सकते थे। और मेरे से पूछेंगे यदि राजनीति का मेरा सबसे बड़ा जी अचीवमेंट क्या है, तो मैं ये कह सकता हूं कि काम तो हमने बहुत कराया, लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट है अरपा भैंसाझार परियोजना, जिसमें 67,000 किसानों के खेतों में पानी पहुंचाया जाएगा। मैं समझता हूं इससे बड़ी योजना मेरे लिए नहीं हो सकती, बाकी के लिए तो हो सकती है। तो ये धर्म जी का मानना है कि इतनी बड़ी योजना हमने चालू की, लेकिन मैं अटल जी आपके पास आना चाहता हूँ। संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी रहे आप, तो आपसे तो बिलासपुर संसदीय क्षेत्र को लेकर भी बात हो सकती है। पर जब यहाँ पर हमने लोगों से जानना चाहा भाई कि आपके कौन से मुद्दे हैं जो हम अपने अतिथियों से पूछें, तो उन्होंने कहा अटल जी से जरा पूछिएगा क्या हुआ रीपा का। 4.5 साल शैलेश पांडे जी बता रहे, जरा सोच समझ के काम करना चाहिए। सोचते ही रहेगा, रीपा के लिए जमीन नहीं मिल पाई, होलसेल मार्केट के लिए जमीन नहीं मिल पाई। किस दिशा में ले जाना चाहते हैं बिलासपुर को, या जब आप आएंगे तभी बिलासपुर के संदर्भ में कुछ होगा, ऐसा कुछ तो नहीं है? मैं आईएनएस को प्रणाम करता हूं, सभी मंच पे अतिथियों को प्रणाम करता हूं, और डॉक्टर्स डे के सभी डॉक्टर्स को बधाई देता हूं। सबसे पहले तो ये कहना गलत है कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि पहले से ही नहीं मिले। BR यादव जी जब मध्य प्रदेश थे तो SCCL का हेडक्वार्टर उनके कार्यकाल में बना था। जिस इंदिरा सेतु से आज हम गुजरते हैं, अरपा का दूसरा ब्रिज, वो भी BR यादव जी के समय बचा। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना भी उस समय हुई, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में केवल रायपुर को जाना जाता था। तो एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, बाद में वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। इस तरीके से बहुत सारे का NTPC की स्थापना, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल काहे की, किसकी, हमारे कार्यकाल में, किसमें, केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारे कार्यकाल में। नहीं सर, गलत मत बोलिए। अर्जुन सिंह जी ने घोषणा की थी, अरे उसको दुरुस्त कर लो, आप दुरुस्त कर लीजिए। अर्जुन सिंह जी ने घोषणा की थी, आप पता कर लीजिए। अगर मैं गलत हूंगा तो मंच छोड़ के चला जाऊंगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय जब बना तब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। अर्जुन सिंह जी, NTPC का अर्जुन निर्माण सिंह जी मानव संसाधन मंत्री अटल थे। बिहारी वाजपेयी ने रखा। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री थे, और उन्होंने घोषणा करके उद्घाटन में भी अर्जुन सिंह जी आए थे। उसके उद्घाटन समारोह में भी अर्जुन सिंह जी आए थे। उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय के कदर
मैं कहा कि डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, हम लोग के कार्यकाल में हुआ। अरे भाई, तो साझा तौर पर बिलासपुर के लिए काम करने को लेकर आप लोगों को कोई ऐतराज है क्या भाई? नहीं, कोई भाई, ऐतराज- रमन सिंह जी भी रहे, भूपेश बघेल भी रहे, अटल जी भी रहे, धर्म जी भी रहे, अमर जी भी रहे, शैलेश जी भी रहे, सब मिलकर बिलासपुर के लिए नहीं सोच सकते क्या? या आप लोग चाहते हो कि जो भी कुछ करेंगे या तो हम करेंगे या किसी को नहीं करने देंगे? ये बताओ अटल जी। देखिए, बिलासपुर के विकास को बहुत सारी चीजों को सोचने की जरूरत है। बिलासपुर जो शहर है, इसकी सबसे पहले भौगोलिक स्थिति समझने की जरूरत है। एकमात्र ऐसा शहर है जो 3 भागों में बटा हुआ है। अधिकतर जो शहर होते हैं वो नदी के 2 पार्टों में बंटते हैं या रेलवे लाइन के 2 पार्टों में बंटते हैं। बिलासपुर एकमात्र ऐसा शहर है जो 3 भागों में बटा हुआ है। जो हमारा रेलवे लाइन है उसके उस साइड का पार्ट, जिसमें माननीय धर्मलाल कौशिक जी जहां से विधायक है, बिल्हा क्षेत्र आता है। रेल लाइन और नदी के बीच का पुराना जूना बिलासपुर, जो कि पुराना बिलासपुर कहलाता था, और नदी के उस पार का बिलासपुर, जहां आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, एससीसीएल का मुख्यालय, एनटीपीसी, अपोलो हॉस्पिटल आया हुआ है। तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति को समझकर अगर विकास किया गया होता तो मुझे लगता है कि आज हम रायपुर से इतना पीछे नहीं होते, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत थी ट्रांसपोर्टेशन की, ब्रिजेस की, पुल की, जो अब लगातार तेजी से बन रहे हैं। माननीय धर्मलाल कौशिक जी ने बहुत सारी बातें कही। एक तो पहले उन्होंने चुनाव में कहा कि बिलासपुर में ही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी थी, वो गलत है। ये केवल त्रिकोणीय संघर्ष के कारण भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीती है। अगर छज्जा नहीं होती तो धर्मलाल कौशिक जी भी चुनाव हारते, क्योंकि जो सियाराम कौशिक है उनको 37,000 वोट मिले। अब माननीय डॉक्टर बांधी जी जहां से चुनाव जीते हैं वहां पर बसपा और गठबंधन को 50,000 से ज्यादा वोट मिले। आप बात करेंगे बेलतरा की तो अनिल टाह जी छज्जा से खड़े हो गए थे, उनको 36,000 वोट मिले। तो ये केवल एक्सीडेंटल विधायक है। अगर उस समय होता तो भारतीय जनता पार्टी केवल स्कूटर में जाती। क्या है? तो क्या त्रिकोणीय संघर्ष एक केवल मिनट। जी धर्म जी। एक्सीडेंटल विधायक उनको कहते हैं जो कभी धोखा से जीत के आ गए। कभी धोखा से जीत के आ गए। लेकिन धर्म कौशिक एक्सीडेंटल विधायक में नहीं है। वो कांग्रेस को भी पराजित किया है और छज्जा को भी पराजित किया है, और जनता का आशीर्वाद मिला है तब जीत के आया हूं। और दोनों वोट को मिला दोगे तो भी मैं जीत जाऊंगा। नहीं, दोनों वोट को मिला के अभी तो एक्सीडेंटल नहीं हुई है अटल अच्छा, जी। एक बात बताएं अटल जी, ये धर्मलाल कौशिक जी, कृष्णमूर्ति बांधी जी, रजनीश सिंह जी, इनको तो आपने बता दिया कि ये एक्सीडेंटल विधायक है। ये अरुण साहब क्या हैं जो सांसद बने हैं, वो भी एक्सीडेंटल सांसद हैं? नहीं, या वो वो जीते हुए सांसद है? नहीं, जीते हुए सांसद है, और बहुत अच्छे शिद्दत के साथ कहना चाहता हूं कि वो चुनाव जीते हैं जी। और इसमें कोई दो बात नहीं। मैं चुनाव हारा हूं, उस समय कुछ लहर ऐसी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस पुलवामा को, जिसका आज तक कोई सच नहीं मिला, इस तरीके की बहुत सारी अफवाहें उड़ा के देश में एक नए तरह का माहौल पैदा किया अच्छा, था। ये बताओ, आप अगर पे बहुत रह रहे हो, लेकिन हमारा तो सीधा बिंदु था आपसे, भाई ये 4 साल का समय बीत गया, फिर से मैदान में जाना है, क्या लेके जाएंगे, क्या बताएंगे, क्या कर दिए बिलासपुर जिले को? सबसे पहली चीज हम लेके जाएंगे छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, जो हमेशा 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन था। हमारी छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ का खान पान, छत्तीसगढ़ की बोली, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, ये कहीं ना कहीं गायब थी। हर प्रदेश की एक पहचान होती है, चाहे आप किसी भी प्रदेश को उठा लें। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी की एक पहचान बनी है। छत्तीसगढ़ में जो हमारा राज्य गीत है उसकी शुरुआत अरपा पैरी की धार से होती है। हमारी बोली को लोग जानने लगे, हमारी संस्कृति, आदिवासी लोक कला उत्सव जो राष्ट्रीय लेवल का होता था वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हुआ है। हमारी लोक कला और संस्कृति की भी पहचान पहले तो छत्तीसगढ़ को केवल नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था, आज छत्तीसगढ़ को उसकी पहचान, सांस्कृतिक पहचान के नाम से जाना जाता है। ये हमने सबसे बड़ी उपलब्धि अगर 4.5 साल में, मुझे जो लगता है, क्योंकि जब तक आपकी अपनी पहचान नहीं होगी तो आप किसको क्या बताएंगे। तो आज हम बिलासपुर को लेकर आपसे पूछ रहे थे, भाई बिलासपुर में 4.5 साल में क्या हुआ? बिलासपुर आए हम इसलिए, रायपुर में बैठते छत्तीसगढ़ को लेकर बात कर लेते, इतने दूर चल के बिलासपुर में आए, आप बिलासपुर के लोगों के लिए बात कर रहे हैं। हमने जानना चाहा भाई 4.5 साल में क्या कर दिए बिलासपुर के लिए, जिसके आधार पर लोगों को लगे भाई इन्हें फिर से मौका दिया जाए, ये सवाल है। तो आपने कहा कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, मतलब स्थानीय स्तर पर ऐसा कुछ नहीं कर पाए, तो इसलिए चाह रहे हैं कि रायपुर के संदेशों से ही बिलासपुर का भी काम चल जाए। देखिए, बिलासपुर की अस्मिता के साथ छत्तीसगढ़ की अस्मिता भी जुड़ी हुई है जी। तो जब छत्तीसगढ़ की अस्मिता का बात होगा तो बिलासपुर की अस्मिता अपने आप ऊपर उठेगी। जहां तक बिलासपुर के विकास की बात करेंगे तो हम लोग हमेशा से कहते थे कि जो हमारी जीवनदायिनी नदी है उसमें पहले बहुत सारे ख्वाब दिखाए गए कि टेम्स नदी बनाया जाएगा, 3,500 करोड़ का प्रोजेक्ट लाया जाएगा, पर केवल सपने दिखाने का काम हुआ।
हमारे मुख्यमंत्री जी, जिनको छत्तीसगढ़ की नदियां, छत्तीसगढ़ के पहाड़, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की पहचान है, उन्होंने सबसे पहला काम किया कि अरपा को संवारा जाए। आज अरपा विकास प्राधिकरण भी बना हुआ है, जहां से अरपा निकली है और जहां जाके शिवनाथ पे मिली है, उस पूरे जगह के नालों का विकास हो रहा है। अरपा में पानी कैसे आएगा इसकी बात हो रही है। और जो दो बड़े बराज बनाए गए हैं, आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि जो बिलासपुर में जो पानी का लेवल ऊपर होगा, उससे आने वाली पीढ़ियां, जो आज 250-300 फीट तक पानी का लेवल चला गया था, वो 100 फीट आ जाएगा। बिलासपुर का टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री कम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि बिलासपुर को मिले। ये तो सदियों तक याद रखने वाली उपलब्धि है कि अरपा में जो 2 बैराज बने हैं, वो बिलासपुर शहर के लिए अपने आप में बहुत बड़ी सौगात है। तो अटल जी बता रहे हैं कि ये हो जाएगा। हम जानना चाह रहे थे कि क्या क्या हो गया। बहरहाल मुझे विस्तार देना है, कृष्णमूर्ति बांधी जी के पास आना है, लेकिन इसके पहले छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव जी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं चाहूंगा एक बार सदन जोरदार तालियों से टी.एस. सिंहदेव साहब का अभिनंदन करें। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, आज के इस खास मौके पर रायपुर से चलकर विशेष तौर पर हमारे बीच में आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बांधी जी, आपके पास आता हूं। हमें अटल जी ने बता दिया बहुत कुछ होने जा रहा है। उनके बहुत कुछ होने को लेकर आपको कितना डर सता रहा है, ये हमें जानने में दिलचस्पी है। वो बता रहे हैं पानी सबको मिलने वाला है, और खबरें ये आ रही हैं कि अभी भी पानी नहीं मिल रहा है। क्या है हिमांशु भाई, पीने का पानी, निस्तारी का पानी और पानी के संदर्भ में अटल जी जो कल्पना कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हमारे यहाँ अरपा एक हमारा वरदान है। लेकिन इस अरपा का टेक्निकली हम उपयोग करने का आज नहीं तो कई वर्षों के बाद वही सीवरेज की कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि अरपा का एक पानी एक जमाने में था जिसमें पीने योग्य था। आज वो सिवाय वेस्ट ड्रेनेज के अलावा कुछ उसका अस्तित्व नहीं रह गया। और ये जो सीवरेज की कल्पना करते हैं, ये फ्लॉप है करके टेक्निकली वो कहीं फ्लॉप हो सकता है, लेकिन उसका जो मूल कॉन्सेप्ट है, ये शहर को संरक्षित करने का वो काम आएगा, जिसको सुधारने की जरूरत थी इसको। और ये सुधार तो बिलासा में एक खास कार्यक्रम आयोजित है। INS 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी मौजूद हैं और दिग्गजों से तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। बिलासपुर में ओवरब्रिज बनाया है, पूर्व विधानसभा स्पीकर धर्मलाल कौशिक ने कहा। तो हमारे हाईकोर्ट की पहचान एशिया में है, पूर्व विधानसभा स्पीकर धर्मलाल कौशिक कहते हुए नजर आए हैं। तो तीखे सवालों का सिलसिला लगातार जारी है और जवाब भी सामने बेबाक तरीके से आ रहे हैं। जो मैं चाहता हूं कि ये दूरदृष्टता सोच नहीं है, क्योंकि दूरदृष्टता सोच रहती तो इसको बात कर लेते हैं। इसमें केवल आलोचना प्रतिआलोचना करते हुए ये इसका विषय नहीं है। और डेवलपमेंट की जो शहर की बातचीत है कि आप देख लीजिए, तो डेवलपमेंट तो बजट आधारित डेवलपमेंट की कल्पना होती है जी। यदि बजट अलॉटमेंट ठीक ठाक होगा तो डेवलपमेंट होगा। अब बिलासपुर शहर में किसी जमाने में जो बजट है हजारों करोड़ में जाता था, अब तो करीब 100 करोड़ के ऊपर जाना मुश्किल हो गया। अब ये जो डिफरेंस है, जो डेवलपमेंट की इंडिकेटर है, अब जब इतने बजट ही रहेंगे तो डेवलपमेंट की कल्पना क्या कर सकते हैं इसमें। ये तो नजरियों की बातचीत हो। जो है पूर्व आपने एक बात रखा कि क्या ये छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जीतना अभिशाप कांग्रेस लोगों के लिए बन पड़ गया। तो निश्चित तौर पर ये नजरियों की बात है। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी को बिलासपुर न्यायधानी है, इसके प्रति उसकी दृष्टिकोण अच्छी होती तो समग्र विकास की कल्पना उनके दृष्टि में रहता। क्योंकि इसी कारण जेलेसी के कारण, क्या ये जेलेसी का दृष्टिकोण है कि जिसके कारण वो यहाँ अछूता, यहाँ के डेवलपमेंट को अछूता कर दे। आज भी देखिए तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में समग्र विकास योजना का एक भी पैसा नहीं गया। इस 5 सालों में मेरे को केवल 80 लाख रुपए का डेवलपमेंट है। अब कल्पना करिए कि इतना बिलासपुर संभाग में सबसे बड़ा विधानसभा मस्तूरी है, जिसको समग्र विकास योजना से क्या 80 लाख रुपए से उसका डेवलपमेंट किया जा सकता है। आप ये कल्पना कर सकते हैं? आप देख लीजिए पूरे उसको डेवलपमेंट की जो एक हमने लीलागर अरपा नदी को चारों तरफ से एनीकट और नदियों का बनाया। न केवल जल संरक्षण की बातचीत हो रही है, किसानों के लिए उपयोगी बन रहा है। हमें किसी भी प्रकार जो स्वीकृत बजटेड है, जो हम जिसको स्वीकृत कराएं, आज तक उसका 2 साल हो गया, उसको एएस जारी नहीं करते। क्या ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए? तो आपका क्या मानना है? आप
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं इसलिए आपके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, या सरकार के पास दृष्टि नहीं है इसलिए चूक हो रही है? इसकी गंभीरता को सरकार ही समझे कि वो किन कारणों से बिलासपुर को, इस न्यायधानी को, बिलासपुर जिले को उपेक्षित वो समझते हैं, वही जाने वो लोग। उसकी परिभाषा तो वो बता सकते हैं, लेकिन हम तो ये भी जानते हैं इनका दृष्टिकोण पर्याप्त और उचित नहीं है। उनका समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए, समभाव होना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र सेकंड छत्तीसगढ़ का एक दूसरे नंबर का शहर है, न्यायधानी शहर है, बिलासा की नगरी है, तो उसके लिए उनकी दृष्टिकोण उचित होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि उनका डेवलपमेंट में रुचि नहीं है, संपर्क में रुचि है, संवाद में रुचि है, डेवलपमेंट में रुचि नहीं है। संपर्क और संवाद में रुचि है, विकास में रुचि नहीं है। मुझे आना शैलेश जी के पास है, लेकिन इसमें टिप्पणी मैं अटल जी से चाहता हूं। अटल जी, पूरे संसदीय क्षेत्र की बात होती है ना तो मुझे आपका चेहरा दिखाई दे जाता है। क्यों लोगों को लगता है कि आपने बातें ही करना चाहा, काम नहीं करना चाहा? इस आक्षेप के संदर्भ में क्या कहेंगे? गांधी जी इतने वरिष्ठ विधायक हैं, भले ही आपकी निगाह में एक्सीडेंटल सही। मैं 2003 से अटल जी उस समय नेता भी बहुत कम थे। अरे भाई, जो उन्होंने कहा मैं तो उनकी बात दोहरा रहा हूं। पर मेरा संदर्भ 2018 के चुनाव को लेकर था। वैसे तो बहुत अच्छे, बहुत लोकप्रिय विधायक हैं। 2018 में एक्सीडेंटल बने क्योंकि एक त्रिकोणीय संघर्ष, 50,000 वोट अगर बसपा ले गई तो उससे वो चुनाव जीत गए त्रिकोणीय संघर्ष में। मैं वो कहना चाह रहा था। लेकिन अभी तो आप ये बताओ कि सबको ऐसा लग रहा है कि बिलासपुर का जो हक था वो मिला नहीं इन 4.5 साल में। इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे आप? इसमें तो शुरू से जाना होगा कि बिलासपुर का हक तो 2001 के बाद से नहीं मिला जी। 2001 से 2003 तक जब माननीय स्वर्गीय जोगी जी विधायक थे तो बिलासपुर को मेडिकल कॉलेज मिला। मेडिकल कॉलेज बना, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री भी थे, पर उस मेडिकल कॉलेज की जो स्थितियां होनी चाहिए थी वो कभी नहीं हो पाई जी। जहाँ नसबंदी जैसे कांड हुए, जहाँ पर 14 महिलाओं की मौत हुई, तो जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज को बनाया जाना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। अभी बात कर रहे थे समुचित विकास की। आप देखिए कि बिलासपुर, हमने गोरेला पेंड्रा मरवाही एक नया जिला बनाया जो बिलासपुर से कट के ही बना है, तो कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण का काम इस शासन के 4.5 पौने 5 साल में, 2 साल कोरोना के गुजरे हैं, कितनी तहसीलें बना दिए, कितने ब्लॉक बन गए। कहीं ना कहीं विकास का पैमाना विकेंद्रीकरण से भी शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं हमने ये सब काम जो, इस पर सवाल है, आपने भिलाई में कितने निगम बना दिए? भिलाई दुर्ग में दुर्ग नगर निगम अलग, कुमारी के लिए अलग, भिलाई के लिए अलग। बिलासपुर के संदर्भ में मिलाते जा रहे हैं शहर में। बेलतरा विधानसभा का लगभग 70-80% इलाका बिलासपुर नगर निगम की सीमा में है, पर सुविधाओं के स्तर पर तो कुल मिलाकर आपसे जानना यह है कि बिलासपुर जिला शुरू से अंग भंग का शिकार रहा है। जब मन हुआ एक नया जिला बना के बिलासपुर को काट छाट दिया। बिलासपुर के लिए कुछ बना दे, इसके संदर्भ में आप लोग इतने कंजूस क्यों रहते हैं? नहीं, बिलासपुर को बहुत कुछ मिली, बहुत सौगातें मिली हैं। ऐसा नहीं है कि बिलासपुर को, आप बिलासपुर देखिए, आप रोज लड़ाइयां लड़ रहे हैं। अब मेरा सेशन जनता के बीच ही जाने का है अटल जी। रेलवे जोन का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद बिलासपुर में साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का ऑफिस है। अभी दुर्भाग्य यह है कि बिलासपुर से चलने वाली लगभग 80% ट्रेनें बंद हो गई हैं। नागरिक सुविधाओं के नाम पर हम लोग लगातार चिल्ला रहे हैं। केवल वो कौन सी ट्रेन आती है, बुलेट और क्या एनाकोंडा, जिसमें 48 या 72 बोगियां लगती हैं और यहाँ से केवल कोयला ढोहारने का काम हो रहा है, पर आम जनता के हित में ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। एयरपोर्ट की मांग को लेकर पिछले 1.5 साल से हड़ताल हो रही है। हमारे सभी सामाजिक संगठन मांग कर रहे हैं कि 3C की जगह 2C किया जाए। हमारी जमीन 1100-1200 एकड़ जमीन पहले सेना को दे दी गई थी। सेना ने मना कर दिया कि हम यहाँ अपना कोई हेडक्वार्टर नहीं लाएंगे, हमारी जमीनें सेना वापस कर दे। अगर सेना से हम लेने लग जाएंगे, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने नगरनार में किया था, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा कि देश की सेना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब सेना ने कह दिया है कि वो नहीं आना चाहती, तो केंद्र सरकार हमारी जमीनें हमको वापस कर दे ताकि हम उसको 2C की, इस तरीके बहुत सारे ये जमीनों को लेकर इतना आकर्षण क्यों है? पूरे बिलासपुर जिले में लोग शिकायत कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर अवैध प्लॉटिंग का काम चल रहा है। क्या कहते हैं धर्मलाल जी, ये शिकायतें कितनी जायज, कितनी नाजायज? प्लॉटिंग का तो जब अपन बात करें तो मैं समझता हूं बिलासपुर के हर आदमी आज तकलीफ में है। अवैध प्लॉटिंग की बात तो अवैध प्लॉटिंग है जी। कांग्रेस के राज में एक और दिखा है कि जमीन भी चलना शुरू कर दिया है कि हमारे जो किसान के जमीन पीछे हैं जी,
और माफिया की जमीन आगे है, किसान की जमीन आगे है, माफिया की जमीन पीछे है जी। जब पटवारी रिकॉर्ड वो पटवारी के पास जा रहे हैं, आज वो 25 साल से उसके पिताजी के समय से है ना जमीन, 100 साल से जी। लेकिन वो ये बता रहे हैं कि भैया आपकी जमीन तो पीछे है, ये इनका जमीन आगे है। और एक नहीं, मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं कि जमीन भी अब रेंगना शुरू कर दिए हैं, इतनी प्रगति है बिलासपुर की। और जहां तक विकास की बात है तो मैं आपको कहना चाहूंगा, अवैध प्लाटिंग का तो केवल बिलासपुर का मामला नहीं है, क्यों भाई, पूरे प्रदेश का है, पूरे प्रदेश का मामला है बांसो जी, केवल बिलासपुर का मामला नहीं है। आज मेरे को बोलने दीजिए, आज पूरे प्रदेश का मामला है जो अवैध प्लाटिंग का है। तो बिलासपुर में हम काहे को इनको दोषी ठहराएं? जिनको देखो, वो जो एक कहावत है ना कि लूट सके तो लूट वाला, अभी वो चल रहा है प्रतिस्पर्धा कि आपने कितना बनाया। हमारे अरपा प्राधिकरण बना, बहुत अच्छी कल्पना है कि नदी को हम सुंदर बनाएंगे। नदी को इतना सुंदर बना रहे हैं कि हमारा टावर लगा है उसको भी नहीं बचाया, उसका भी रेत निकाल लिए। अब वो टावर लगा, रेत वाले तो लेके निकाल लिए, लेकिन टावर को कैसे बचाया जा सके उसके लिए अब सरकार पैसा लगा रही है। इतना अरपा का विकास हो रहा है। आपका 15 जून निकल गया जी। 15 जून निकलने के बाद में आप नदी से रेत नहीं निकाल सकते, आप खुदाई नहीं कर सकते। ऐसा कोई दिन समाचार प्रदेश का नहीं है कि अवैध उत्खनन नदी में ना हो। तो ये बहुत बढ़िया प्राधिकरण बनाए हैं जी। उसके विकास के लिए नहीं है, बल्कि अरपा के विनाश के लिए है। और अरपा का विनाश हमारे सामने भी दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आपका बहुत बढ़िया प्रश्न था, अटल जी जवाब नहीं दिया, टाल गए। महापौर जी नहीं आए क्या? बेचारा, बेचारा महापौर, उसके आप गाड़ी को देखना जी, रायपुर वाले के देखना, इसके आप पीएसओ और उसका पीएसओ देखना, इसको कुछ मिले ही नहीं है। उसके बाद में ऐसा लगता है कि महापौर को जो केवल स्थान मिलना चाहिए वो रायपुर को ही मिलना चाहिए, क्योंकि वो राजधानी के महापौर है। बिलासपुर के महापौर तो वो भी ऐसी लगता है जैसे कांग्रेस का नहीं है महापौर। जब प्रथम बार मुख्यमंत्री आए तो 100 करोड़ से ऊपर की घोषणा किए थे, और 100 करोड़ के ऊपर घोषणा करने के बाद में वो 100 करोड़ की राशि आज तक नहीं आई। आज तक महापौर को जब भी बोलोगे बेचारा बताते हैं, भैया मैं क्या करूं, मैं तो बहुत प्रयास किया, मैं तो बहुत प्रयास किया, मैं तो बहुत प्रयास किया। मैं उसको उदाहरण दिया कि आपने बहुत प्रयास किया महापौर जी। क्या है, जंगल में एक बार ये हुआ कि ये शेर ही राजा बनता है, दूसरे को राजा बनने नहीं देता। तो बोले कि नहीं, इस बार शेर को हटा करके दूसरे को राजा बनाएंगे। तो दूसरे को राजा बनाएंगे, तब उस समय उन्होंने फिर चुनाव हुआ तो बंदर की बारी आई और बंदर को राजा बना दिए। बंदर राजा बन गए। अब बंदर राजा बनने के बाद में राज करने लगे, तो राज करने लगे तो शेर आए और किसी के बच्चा को उठा के ले जाए, हिरण के किसी और बच्चा को उठा के ले जाए। वो गए उसके पास, बोले राजा साहब ये मेरे बच्चा को उठा के ले जाता है, इसका थोड़ा सा आप चिंता करें। तो बोले मैं चिंता कर रहा हूं। फिर ले गए, तो उसके बाद में फिर आए तो बोले देखो आप मेरे को राजा बनाए हो, मैं इस पेड़ में चलता हूं, यहां से वहां छलांग लगाता हूं, वहां से वहां छलांग लगाता हूं, जितना मेरी ताकत में उतना ही तो कर सकता हूं। मैं तुम्हारे बच्चे को जितना बचाने का है, लेकिन ले ही जाते हैं तो मैं क्या करूं। वही हमारी महापौर की हालत है। बेचारे, मैं इसीलिए कहा यदि हो तो उनसे पूछ लेता मैं, जितना पहले सैंक्शन हुआ घोषणा, आज तक वो राशि नहीं। अच्छा, मैं तो वहां विधानसभा में बोला, मैं मंत्री जी को मैं बोला, मंत्री जी शिव डहरिया जी, जब शहर को ही ठीक करने की आपकी स्थिति नहीं है जी, तो ये 18 पंचायत को आपने क्यों जोड़ लिया? उसमें 3 नगरीय निकाय को, हमारे तिफरा को जोड़ लिए, सकरी को जोड़ लिए, सिरगिटी को जोड़ लिए, जो भला अच्छा भला काम कर रहा था। उसके बाद में 18 पंचायत में मूलभूत की राशि आ रही थी, वो राशि भी बंद हो गई जो विकास होता। आज 18 पंचायत तो आप जोड़ लिए, 3 इसको जोड़ लिए, 21 हो गया। केवल शहर में जो काम की बात हो रही ना, वो है कौन सा, आपका कौन सा राशि है जो दिल्ली से आ रही ना, स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी।
स्मार्ट सिटी के काम को आप बता सकते हो गौरव के साथ में ये काम हमारा हुआ है? नहीं तो जिस बात को लेकर के हमारे विधायक जी चुनाव लड़े हैं, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी है, आज भी वहीं पर खड़ा हुआ है। वहीं पर खड़ा हुआ है। मैं आखिरी सवाल के लिए शैलेश पांडे जी आपके पास आना चाहता हूं, उसके बाद मैं चाहूंगा संदीप खरियाड़ जी से कि वो जनता के बीच में जाएं और हमारे सारे प्रतिनिधियों से हम जो सवाल जनता पूछने जाती है उसका क्रम शुरू करेंगे। लेकिन शैलेश जी आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये हुनर आप कहां से लाते हो? इतनी चिंता तो कांग्रेस ही भी आपकी नहीं करते जितने भाजपा ही कर लेते। धर्म जी का आपके प्रति प्रेम, गांधी जी का आपके प्रति प्रेम, ये हुनर कहां से लाते हो? ये जरा आज बता ही दो आप। ये उनका प्यार है। नहीं, इतना प्यार आपके प्रति क्यों है भाई? अटल जी भी आपके बगल में बैठे हैं, उनके प्रति तो नहीं उमड़ता, उनके प्रति तो इतनी नाराजगी दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, सबके प्रति प्यार है। वो देखिए, आप धर्मलाल कौशिक जी और गांधी जी को सामान्य नेता ना माने, वो बड़े वरिष्ठ नेता हैं और पुराने नेता हैं, तो स्वाभाविक है वो, हम लोग नए विधायक हैं तो इसलिए उनको सिखाते हैं, समझाते हैं, ऐसा उनका स्नेह है, आशीर्वाद, मार्गदर्शन है। एक आपके लिए सवाल आया हुआ है शैलेश जी, शैलेंद्र सिंह सिद्धि विहार से, कि सिद्धि विहार खमदरा वार्ड 58 में सीसी रोड नहीं है, दिक्कत वही है, विधानसभा बेलतरा है, नगर निगम बिलासपुर है, कब तक बना देंगे? अभी जो फंड आया हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ रुपए अभी दिया है, तो उसमें अगर प्रस्ताव ये जमा हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि ये जल्दी हो जाना चाहिए। तो ये जल्दी हो जाना चाहिए, ये इनका कहना है। एक सवाल जो है वो अमित पाल सिंह जुनेजा जी हैं कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी देश हित में ही सभी कार्य करते हैं, परंतु ये दोनों साथ में काम क्यों नहीं करते हैं? धर्म जी, इसका कोई उत्तर है आपके पास? जी, हम लोग साथ में काम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, विधानसभा में कई बार ये स्थिति बनी है कि जब बिलासपुर के हित की बात आई है तो हमारे संसदीय सचिव भी विराजमान है, शैलेश भी विराजमान है, हमने उसको बराबर बिलासपुर का मुद्दा बना करके उसको हम विधानसभा में लड़े हैं, और लड़ने के बाद में बिलासपुर के जो हित में हो सकता है तो हम दोनों मिलकर के उसमें अडिग रहे हैं। कई ऐसे अवसर आए हैं जब हम इस मुद्दे को लेकर के काम किए, या बाबा साहब से लड़ने की बात हो तो हम लोग चले जाते थे आपस में मिलकर के, एक साथ मिलकर के लड़ने के लिए, ये बिलासपुर के लिए है। तो बिलासपुर के मुद्दा में हम लोग काम किए, लेकिन जैसा वो सोचते हैं शायद वो प्रजातंत्र में ये संभव नहीं है कि हर मुद्दे पे सहमति बने। आप यदि किसी ऐसे भी देश है जहां पर एक पार्टी प्रणाली है, एक दल, और एक दल के अंदर में वहां पर काम करते हैं, कहीं पर दो दल की है कि दो दल वहां देश के दो पार्टी देश में काम करती है, लेकिन हम जब यहां भारत की बात करेंगे तो ये बहुदलीय प्रणाली प्रथा हमारे यहां लागू है, और बहुदलीय प्रणाली में सभी को लोकतंत्र में चुनाव में जाने का अधिकार है, जनता से आशीर्वाद लेने का अधिकार है। इसलिए मुद्दा सबका एक है, वो है राष्ट्रहित। राष्ट्रहित वो भी करना चाहते हैं, राष्ट्रहित हम भी करना चाहते हैं, राष्ट्रहित वो भी किए हैं, राष्ट्रहित हम भी कर रहे हैं, लेकिन बहुदलीय प्रणाली जहां पर है तो ये संभव नहीं होगा कि आप कांग्रेस और भाजपा की बात करते हैं, कांग्रेस और भाजपा भी एक हो जाए तो इस देश में दोनों मिलकर नहीं चला सकते, क्योंकि बहुत सारे दल है जो बोलेंगे ये दोनों आपस में कैसे मिल गए, फिर वो बाघ बकरी का आपको बताना शुरू कर देंगे कि एक घाट में पानी पी लिए करके। तो कुल मिलाकर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में अलग अलग तरीके से काम होगा। लेकिन मैं, संदीप खरियार हमारे साथ में है, हम जरा जनता से जानना चाहेंगे कि जनता के पास अगर कोई सवाल है। मेरे साथ कृष्णमूर्ति बांदी जी हैं, आप में से किसी के मन में कृष्णमूर्ति बांदी जी से पूछने के लिए अगर कोई सवाल है तो अपना हाथ उठा सकता है, तो हम कृष्णमूर्ति बांदी जी से सीधे आपके सवाल का उत्तर ले सकते हैं। कोई जो कृष्णमूर्ति बांदी जी से सवाल करना चाहे या अन्य किसी से भी आप सवाल करना चाहे तो अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं। संदीप जी पीछे देखें। मैं माननीय धर्मलाल कौशिक जी से एक सवाल करना चाहता हूं। अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि हमारी सरकार ने शिलान्यास किया, हमारी सरकार ने भूमि पूजन किया, तो अभी कांग्रेस की सरकार आगे का कार्य कर रही है, तो वो तो कार्य हमारा है। अभी आपने कुछ देर, तो मैं हमारी मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो शिलान्यास और भूमि पूजन हुए थे तो उसका कार्य अभी 9 सालों में आप लोगों ने किया, तो उसका श्रेय हमारी सरकार को देंगे क्या आप लोग? मैं आपको बता देता हूं जी कि
एक जगह से शुरू करता हूं मैं। तिफरा ओवरब्रिज हमने शिलान्यास किया, हमने उद्घाटन किया। आपका तखतपुर, उसके बाद में मस्तूरी, और उसके बाद में आपका जो खेल परिसर, उसके बाद में आपका स्टेडियम, आपका एनटीपीसी, आपका रेलवे जोन, उसके बाद में हाई कोर्ट, बस स्टैंड, और उसके बाद में जो शैलेश जी बना रहे हैं उसका भी बचा हुआ है, उसको बाद में करेंगे। अर्पा भैंसा आधार योजना को हमने शुरू किया जी। लॉन्ग प्रोसेस का है, वो संभव नहीं है कि 5 साल में हो सके। अभी भी पूर्णता की तिथि निकल गई है, पूर्णता हुई नहीं। तो मेरे से जो प्रश्न कर रहे हैं ना, तो बिलासपुर को यदि अभी पहचान की हम 5-7 बातों पे यदि ध्यान देंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी के गवर्नमेंट आने के बाद में हमने ही किया है उसको, और शैलेश जी ने जो प्रारंभ किया है, पता नहीं उनके कार्यकाल तक वो कर पाएंगे नहीं। अब मुझे तो नहीं लग रहा है, बरसात के बाद होगी, और बरसात के बाद भगवान जाने क्या होगा। अपने आप पे भरोसा कुछ कम है क्या आपका? अपने आप पे आपका भरोसा कुछ कम है क्या कि पूरी तरह भगवान पे ही जाना चाह रहे हैं आप? नहीं, उनके बोल रहा हूं मैं कि जो शुरू किए हैं काम, अपनी काम नहीं बोल रहा हूं मैं जी। हमारे काम की बात नहीं कर रहा हूं। तो अब वो तो चुनाव की बात है, चुनाव के बाद होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। अभी तक वो 2 एनी कट पूरा नहीं हुए हैं। बहुत सीवरेज जैसा नहीं बनाएंगे, सीवरेज जैसा नहीं होगा। सीवरेज 2008 से शुरू करके अपन जल्दी कर लेंगे इसको। नहीं, ठीक है ना, जल्दी कर लेंगे। अगला सवाल। जी मैं मेरा माननीय विधायक महोदय बिलासपुर से कुछ सवाल हैं। इसमें सबसे पहले राजनीति गंदी राजनीति, कांग्रेस की गंदी राजनीति के कारण बिलासपुर का विकास एक भी नहीं हुआ, पहला प्रश्न। दूसरा है शिक्षा। हमने लगाया है यहाँ पर, कांग्रेस की सरकार ने जो शिक्षा आत्मानंद फलानानंद, ना बच्चा आज हिंदी मीडियम करा गया है ना इंग्लिश मीडियम करा गया है। इंग्लिश मीडियम छोड़ के पुनः वह हिंदी मीडियम में आ रहा है। आपने कभी उसका ऑडिट नहीं करवाया। जहाँ पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी बैठे जिनके 5 साल कुछ नहीं चली, हम क्यों पछताए? हमारा क्या दोष है बिलासपुर की जनता का? हम ये पूछना चाहते हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री को मैं बता दूं, मेरा पैर घिसा गया और एक्सरे में आया, यहाँ के डॉक्टर ने कहा ये 7 लाख रुपए लगेगा, आप जाइए। कहाँ आप जाइए, नाम बता दीजिए। हमारा मेरा विनम्र आग्रह है जनता से, हम यहाँ पर कोई सियासी बहसबाजी नहीं करा रहे। भाई भाषण क्यों दे रहे हो यार? क्वेश्चन पूछो। हम यहाँ पर सियासी बहसबाजी नहीं करा रहे। भाषण क्यों दे रहे हो? क्वेश्चन जिम्मेदार जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आपके पास में उनसे पूछने के लिए कोई विशेष सवाल है जिसका उत्तर इस क्षेत्र को और प्रदेश को लाभान्वित कर सकता है, तो वो कोशिश आपके माध्यम से करने की हम कर रहे हैं। मैं थोड़ा राजनीति से परे हट के बात करना चाह रहा हूं। आदरणीय धर्मलाल जी, कौशिक जी, कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं। मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ के 2 बड़े शहर, पहला रायपुर और दूसरा बिलासपुर जाना जाता था। उस समय यह फैसला हुआ था, माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कि राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर में बनेगा। 15 साल आपकी सरकार रही है। 20 साल कदावर मंत्री अमर अग्रवाल जी रहे, आप स्पीकर रहे, विधानसभा के अध्यक्ष के साथ साथ आप प्रदेश के अध्यक्ष रहे कृष्णमूर्ति बांधी जी। क्या रायपुर की तुलना में 15 साल में बिलासपुर का विकास हुआ? इस बिलासपुर की जनता का दुर्भाग्य कहें या बिलासपुर की जनता की ताकत कहें, यदि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी तो बिलासपुर की जनता और नागरिक संघर्ष करके बिलासपुर से लिए। रेलवे जोन बना, लगातार बिलासपुर में आंदोलन हुए। रेलवे एक्ट में यहां की बिलासपुर की जनता 10 साल तक, ज्ञान अवस्थी जी प्रेस क्लब के अध्यक्ष थे 10 साल तक। तो ऐसा आपके 15 साल के कार्यकाल में, मैं 1 मिनट कंप्लीट करता हूं, क्या 15 साल की तुलना रायपुर और बिलासपुर, जो तो महत्वपूर्ण शहर है, प्रमुख शहर हैं, जिसको राजधानी और न्यायधानी कहा जाता है, क्या आपका सिर्फ सीमेंट और पत्थर से बिल्डिंग खड़ा कर देना ही विकास है? आपने स्टेडियम की बात करी, आपने काफी विस्तार से कर लिया। मैं सवाल को कंप्लीट करता हूं। उनका मूल सवाल यह है धर्मलाल जी कि क्या जिस गति से रायपुर का विकास हुआ, बिलासपुर भी क्या उस विकास की दौड़ में बराबरी से भागीदार हो पाया?
15 साल में? देखिए, सबसे पहली बात तो जो आपको जवाब मैं दे रहा हूं, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ जब अटल जी प्रधानमंत्री बने। बहुत लंबे वर्षों तक कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रही है, केंद्र में रही है। जिस छत्तीसगढ़ के विकास की आप बात करते हैं, उस छत्तीसगढ़ का याद आप लोगों को कभी नहीं आई। और छत्तीसगढ़ राज्य तब बना जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तब एनटीपीसी का आधारशिला रखा गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तब आपका रेलवे जोन बना। और उसके बाद में जो एयरपोर्ट की है, एक एयरपोर्ट की बताता हूं इनको जी। मैं सिंधिया जी से बात किया कि सिंधिया जी, हमारे यहां जो प्लेन है केवल एटीआर है और एटीआर के अलावा कोई प्लेन उतरने की स्थिति में नहीं है। सिंधिया जी मेरे को 2 टूक जवाब दिए कि बोले देखिए, उसको विस्तार जब तक नहीं करेंगे तब तक आप बोइंग विमान आप नहीं उतार सकते। विस्तार करना है तो उसके लिए जो आपके जो सरकार छत्तीसगढ़ में है, एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ सरकार के पास में है, तो एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ सरकार के पास में है, या तो ये रनवे को बढ़ाए तो विमानन कंपनी स्वयं आ जाएगी, बाकी जगह जैसे जा रहे हैं। और यदि आप नहीं बढ़ा सकते, आपकी स्थिति नहीं है, तो एविएशन को दे दिया जाए। तो दे देंगे तो वो अपना, चाहे सेना के पास जमीन रहे, जिसके पास रहे, वो बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के बाद में आपके जो पट्टी है, तो एयर स्ट्रिप को यदि आप नहीं बढ़ाएंगे तो कोई कंपनी आपके पास में आज ये नहीं कह सकते ये राज्य परिवहन का है तो नहीं चला रहे हैं तो यह अन्याय है, ये एयरपोर्ट मतलब उनका है। आज तो यह है कि विमानन कंपनी आपके यहाँ कैसे आए, सुविधा आप कितने दे सकते हैं। सुविधा आप देंगे तो आपके यहाँ वो आएंगे, सुविधा आप नहीं देंगे तो आपके यहाँ नहीं आएंगे। बहरहाल मैं इस विषय को अब यहीं पे रोकता हूं, हमें अगला सत्र शुरू करना है। महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं बिलासपुर अंचल का व्यक्ति ये महसूस करता है कि पिछले 23 साल में जिस गति से प्रदेश की राजधानी रायपुर का विकास हुआ, उसके मुताबिक बिलासपुर उतना विकसित नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इसके लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। ये प्रयास ना तो भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर, ना कांग्रेस के स्तर पर या अन्य किसी दल के स्तर पर, बल्कि सभी लोग एक स्वर से, एक सोच के साथ इस अंचल के विकास के संदर्भ में लगे। ये इस बातचीत का निष्कर्ष है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए, और आप सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए सुनील जी से आग्रह करूंगा, और आप सबका बहुत बहुत आभार। प्रिया, बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इतना वक्त दिया। और जो नए मेहमान हमारे साथ आए हैं उन सभी का बहुत आभार है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। हमारे बीच पहुंचे हुए हैं माननीय उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग का प्रभार तो है ही, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सरगुजा के किंग और सबके प्यारे टीएस बाबा इस वक्त हमारे बीच हैं। अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री, और अपनी व्यस्तता के बीच, जो कि पहले से तय था ये कार्यक्रम, तब वो स्वास्थ्य मंत्री थे, ये तय हुआ और आज अपना वादा निभाया, तय समय के मुताबिक वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अब इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हम कर रहे हैं। और किसी भी कार्यक्रम की शुभ शुरुआत होती है, चूंकि हम इंतजार कर रहे थे हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, वो हमारे बीच है, तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। मेरा अनुरोध है माननीय टीएस सिंहदेव जी से कि वो मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन की शुरुआत के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत और इसे शुभ होने के संकेत के साथ शुरू कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं माननीय धर्मलाल कौशिक जी से भी आग्रह करूंगी एक बार फिर से कि वो आए और यहाँ दीप प्रज्वलन की जो एक सतत प्रक्रिया है उसकी शुरुआत करें। शैलेश पांडे जी से भी मेरा अनुरोध है, कृपया मंच पे एक बार फिर से सर आपको आना होगा। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, दीप प्रज्वलन के लिए आप सभी माननीयों का स्वागत है। रंजीश सिंह जी से मेरा अनुरोध है, अटल श्रीवास्तव जी से मेरा अनुरोध है, रश्मि सिंह जी आपसे भी मेरा विशेष अनुरोध है कि प्लीज मंच पर आ जाइए, ताकि जो हमारा कार्यक्रम आप सभी का इंतजार करता दीप प्रज्वलन का,
उसकी हम औपचारिक शुरुआत करें और फिर हमारा जो सेकंड सेशन है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आज बेहद खास दिन है। पहले भी बताया हमने आपको, जैसे कि आज डॉक्टर्स डे है और ये नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। दीप प्रज्वलन के लिए तमाम अतिथियों का पुनः स्वागत है मंच पर। आओ इस चिन्मय ज्योति के साथ एक हो जाएं, ताकि सबके भीतर का अंधेरा मिट जाए, सबके जीवन में ज्ञान के प्रकाश का परम अनुभव हो। मां शारदे के आशीर्वाद से हम जलते हुए चिराग बने। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अब हमारा द्वितीय चरण संवाद का, जिसमें मेरा अनुरोध माननीय उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी से ही है कि वो मंच पर अपना आसन ग्रहण कर लें, क्योंकि अब संवाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में होने जा रहा है। इसके अलावा मेरी दरख्वास्त है डॉक्टर के सहारे जी से, डीन सिम्स मेडिकल कॉलेज ऑफ बिलासपुर, कि वो यहाँ पर आए। मंच पर उनका स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर मनोज नागपाल जी, संस्था प्रमुख अपोलो बिलासपुर, सर आपसे भी मेरा अनुरोध है कि मंच पर आ जाइए। डॉक्टर राजेश शुक्ला जी, CMHO बिलासपुर, मेरा अनुरोध है कि कृपया संवाद का द्वितीय चरण शुरू होने जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये संवाद है बेहद जरूरी, और आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य पर यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हमारे बीच हैं, तो फिर सवालों की होगी बौछार। और ये डॉक्टर्स जो कि साथ दे रहे हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया मंच पे आ जाएं। एक बार फिर से मैं उनका नाम पुकारना चाहूंगी। डॉक्टर मनोज नागपाल जी, संस्था प्रमुख अपोलो, डॉक्टर के सहारे, डीन सिम्स मेडिकल कॉलेज बिलासपुर, डॉक्टर राजेश शुक्ला, CMHO बिलासपुर, और साथ ही साथ मैं IMA प्रेसिडेंट प्रशांत द्विवेदी जी को भी यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सर स्वागत है आपका मंच पर, और इस संवाद कार्यक्रम का हिस्सा बनना है, कुछ सवालों के जवाब देने हैं। जब तक बारिश नहीं होती तब तक बूंदों का एहसास नहीं होता, जब तक तालियां नहीं होती तब तक कार्यक्रम हो रहा है इसका एहसास नहीं होता। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू सर। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास चरण में। ये हमारे कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। महत्वपूर्ण चरण इसलिए है क्योंकि आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है, और इस चिकित्सक दिवस पर बिलासपुर अंचल की स्वास्थ्य सेवाओं पर बात करने के लिए हमने इस सत्र को लिखा है। और इस सत्र को गरिमा प्रदान करने के लिए प्रदेश के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के पिछले 4.5 साल से स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब स्वयं यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूंगा सदन एक बार जोरदार तालियों से सिंहदेव साहब का अभिनंदन करें। साथ ही हमारे साथ 3 बिलासपुर अंचल के जाने माने चिकित्सक मौजूद हैं। इन तीनों चिकित्सक के लिए भी आपसे आग्रह है कि एक बार जोरदार तालियां। और बिना किसी देरी के हम इस सत्र को शुरू करते हैं, और सिंहदेव साहब से ही शुरू करते हैं। सिंहदेव साहब जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो बड़ी उम्मीदें लोगों को थी। बिलासपुर सिम्स को लेकर उनकी बड़ी कठोर टिप्पणी थी कि अस्पताल तो बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया, पर सुविधाएं कहां हैं। तो उम्मीद थी कि अब सिंहदेव साहब हैं, उनके संज्ञान में यह है कि सुविधाएं कहां हैं, तो अब तो सुविधाएं होंगी। तो सिंहदेव साहब सीधा सवाल आपसे यही है, इन 4 साल में बिलासपुर, अभी भी लोग मानते हैं कि रेफर करने की जगह है। कोई भी गंभीर रूप से बीमार हुआ तो डॉक्टर लिख देता है रायपुर ले जाओ, और अगर जेब में पैसा दिखा तो बोलता है कि दिल्ली या बॉम्बे ले जाओ। क्या कहेंगे इस हालत को लेकर? जितना हो सकता था, जितना होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, इसमें कोई दो बात नहीं है। और प्रयास रहता है, सरकार की तरफ से प्रयास रहता है व्यवस्थाओं को सुधारने का, उनको आगे बढ़ाने का। लेकिन जो आपने कहा, उम्मीदें जो थी, मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूं कि जितना होना चाहिए था या हो सकता था इसमें वो हो पाया। मतलब आपकी इस बात को ख्याति है कि आप सच बोल देते हैं, पर केवल सच बोलना तो पर्याप्त तो नहीं है ना। नहीं हो पाया इतना आपने कह दिया, पर अगला सवाल इसके साथ ही निकलता है, क्यों नहीं हो पाया? इसका कोई उत्तर? इसमें ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं हुआ जी। सुविधाओं के तौर पे देखें तो यहाँ बढ़ोतरी भी हुई है। मेरे ख्याल से नया MRI पहले ACCL के सहयोग से, CT स्कैन सरकारी तंत्र में उसकी स्थापना, वायरोलॉजी लैब उसकी स्थापना, सिविल अस्पतालों की स्थापना, स्टाफ को बढ़ाने का प्रयास, स्टाफ भी पहले की तुलना में बढ़ा है।
सिम्स में जो कार्यरत कर्मचारी थे उनके रेगुलराइजेशन की बात थी, वो भी हुआ है। दवाइयों की उपलब्धता, उसमें भी एक निरंतरता बनी रहे, वो भी प्रयास हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ जी, लेकिन जो उम्मीदें रहती हैं कि एकदम से सब अच्छा हो जाए, एकदम से सब ठीक हो जाए, वो अत्यधिक कठिन भी होता है। सबसे बड़ी दिक्कत एक आती है आर्थिक संसाधनों की जी, और दूसरी आती है मानव संसाधन। स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष करके जो आपने कहा कि एक कमी विशेषज्ञों की है, तो पब्लिक सेक्टर में विशेषज्ञ आने में अभी भी थोड़ा या तो हिचकते हैं या कम आ रहे हैं जी, खासकर स्पेशलिस्ट एमडी, एमएस और सुपर स्पेशलाइजेशन है, तो उस तरह के जो डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस अभी भी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर में आने में वो रुचि उतनी नहीं दिखा पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल निकल कर आता है आपसे सिंह साहब कि आप तकरीबन 2 दशक से ज़्यादा समय हो गया बिलासपुर के मेडिकल कॉलेज को, तो अभी फैकल्टी नहीं है और सरकारें बता रही हैं कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। तो क्या बिल्डिंग बन जाना ही आपके दायित्व का चरम है या फैकल्टी होना सबसे जरूरी है और उसके स्तर पर आप चूक रहे हैं? इसमें दोनों चीज देखनी पड़ती है जी। विभाग से जब मैं जुड़ा और नए अस्पतालों के लिए पहल की बात आई, नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए पहल की बात आई, तो जो हमारे विभाग के प्रमुख अधिकारी थे जी, उनकी क्लियर राय थी कि और हमको नहीं खोलना है। नहीं, एकदम क्लियर राय थी कि अगर जो आपने कहा वो डिस्कस भी होता है, सबको हम लोग उस लेवल पे जानकारी भी है कि हमारे पास फैकल्टी की भी कमी है जी, और आवश्यकता मांग भी है कि इनकी स्थापना भी हमको करनी है। राष्ट्रीय स्तर पे प्लानिंग जो करते हैं उन लोगों ने प्लानिंग में ये रखा है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए जी, हर जिले में। अब जो परिकल्पना है, क्योंकि छोटे जिले भी बन जा रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने एक मापदंड बना दिया कि 10 लाख की आबादी में भी मेडिकल कॉलेज हो जाना चाहिए। आज आपके पास फैकल्टी नहीं है, तो क्या हम रुकें तब तक के लिए जब तक कि फैकल्टी पूरी नहीं आ जाए, तब तक बिल्डिंग का काम भी चालू ना करें? कौन से किस काम के लिए हम लोग जब प्लानिंग करनी है, तो आज जब सरकार ये बनी थी तो 6 मेडिकल कॉलेज सैंक्शन थे छत्तीसगढ़ में जी, 6 में से 3 ही अपने बिल्डिंग में काम करते थे, जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर को भी अपन मान लें। और 3 मेडिकल कॉलेजेस जो गवर्नमेंट्स ने पहले से सैंक्शन की हुई थी, राजनांदगांव, रायगढ़ और अंबिकापुर, वो अपने बिल्डिंग में काम नहीं कर रही थी। आगे पीछे जो चलना है कि पहले हम सैंक्शन करें कि नहीं, कि पहले हम फैकल्टी की पूरी व्यवस्था कर लें फिर हम सैंक्शन करें। तो ये क्रम मुझे भी लगता है कि सैंक्शन करने में भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक चीज आती है। आप 5 साल बाद अस्पताल चालू करोगे तो 5 साल तो पहले बैच को निकलने में लगेगा। मैं तो दोनों के बीच बाकी चिकित्सकों से आपको लेकर सवाल करूं, उससे पहले एक ही सवाल जानना चाहूंगा। आपने कहा कि क्रम चलना चाहिए, पहले बिल्डिंग बन जाए फिर 5 साल बाद, पर बिलासपुर मेडिकल कॉलेज को 2 दशक से ज्यादा समय हो गया, आज भी 180 बच्चे थे, अब 230 का बैच होने जा रहा है। आज भी वहां पर हॉस्टल की स्थिति नहीं है, 100 बच्चों को बस में भर कर लाया जाता है। आज भी वहां फैकल्टी नहीं है। 20 साल बाद भी अगर फैकल्टी नहीं है और आप झड़ी लगा दे रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस की, क्या सिंह साहब आपको नहीं लगता है कि तालियां बजवाने के लिए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं और वस्तुतः जो जमीन पर जरूरत है उसकी व्यवस्था ही नहीं है? सिर्फ ताली वाली बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो राजनीति में जो लोग हैं या मंत्री हो गए, जनप्रतिनिधि हो गए, ये ना चाहेंगे कि लोगों की सराहना ना मिल जाए। ताली जिसको कहते हैं, हल्की सराहना कि भाई अभी तो कर दिया, चलो मेडिकल कॉलेज खुल गया, सुपर स्पेशलिटी खुल गया, ताली बजा दो, तो वो कहीं ना कहीं वो एक सच्चाई अपनी जगह रहती है। लेकिन जब आप प्रदेश के स्तर पे काम कर रहे हो और जिम्मेदारी से काम करना चाहोगे, तो आप ये भी देखते हैं कि आपके पास सबसे बड़ी कमी क्या है, मैन पावर की, स्पेशलिस्ट की। तो आप कॉलेज ही नहीं खोलोगे, सीट ही नहीं बढ़ाओगे, तो संख्या में आपको डॉक्टर्स उपलब्ध कहाँ होंगे? अगर पहले 650 का बैच पास होता था, तो आज छत्तीसगढ़ में प्राइवेट को मिला के करेंगे तो 1600 से ज्यादा डॉक्टर्स एक साल में पास होके मिल रहे हैं। अगर हम फैकल्टी के लिए रुके रहते ये 5 साल, हमको अभाव रहा। हमारा ये मानना है कि हम सीट भी ना बढ़ाएं, हमारा ये मानना है कि नए कॉलेज भी हम ना खोलें,
तो 650 सीट पर ही हम सीमित रहते, एक साल में हमको 650 का बैच मिलता। आज कम से कम 1250 डॉक्टर्स मिल रहे हैं, जो एमबीबीएस के डॉक्टर्स क्षेत्र में जाके, जहां आपको डॉक्टर्स की कमी थी, वहां उपलब्ध हो रहे हैं। और इन अस्पतालों को, इन मेडिकल कॉलेजेस को चला के आप पोस्ट ग्रेजुएशन के भी पोस्टों की संख्या में बढ़ोतरी करके उनको उपलब्ध कराने की मेरा दिशा सवाल में थोड़ा काम कठोर कर लग रहे हैं। सकता है, पर फिर भी पूछना जरूरी समझता हूँ। ये आप डॉक्टर निकाल रहे हैं यहाँ से, या कंपाउंडर तैयार कर रहे हैं? जब फैकल्टी ही नहीं है, जब पढ़ाने के लिए योग्य लोग ही नहीं है, तो ऐसे संस्थानों से निकलने वाले छात्र, जिनके ऊपर लोगों की जिंदगी बचाने का दायित्व है, क्या आपको नहीं लगता है सिंघदेव साहब कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है? मैं इससे सहमत इसलिए नहीं हूं कि देखिए कि तंत्र है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने निर्णय कर दिया और खोल दिया जी। इसकी मान्यताएं राष्ट्रीय स्तर के मापदंड हैं, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, वो सर्वेक्षण करती हैं, वो मापदंड तय करती हैं, वो न्यूनतम आवश्यकताओं को देखती हैं कि एक अगर मेडिकल कॉलेज है तो फैकल्टी की कमी है और आप सीट मांग रहे हो या सीट की बढ़ोतरी मांग रहे हो या नया कॉलेज मांग रहे हो, तो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट्स में हो या ग्रेजुएट्स में हो, हम लोग चालू करते हैं JR, SR, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, इसकी जो श्रृंखला है 100% नहीं, कम से कम इतने % की कमी तक में हम मान्यता देते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार तय नहीं करती जी। ये हम लोग सिर्फ ताली वाली जो बात आती है उसमें हम लोग ये नहीं कर सकते, हम चाहेंगे भी तो नहीं कर सकते। पहले ऑल इंडिया लेवल पे जो संस्था थी वो करती थी, अब NMC आ गई है, तो इनके इंस्पेक्शन होते हैं और इंस्पेक्शन करके अगर उनको लगता है कि हाँ ये चल सकती है ये संस्था, तब वो अनुमति देते हैं, चाहे सीट बढ़ाने की हो चाहे नए मेडिकल कॉलेज को खोलने की। सवाल और आपसे लूंगा, उसके बाद मैं सारे साहब के पास आऊंगा और आपसे जानना ये है, ये UCL को लेके आपने काफी बात की थी, यूनिवर्सल हेल्थ केयर के संदर्भ में। सपना था आपका, सरकार का कार्यकाल समाप्त होने की ओर अग्रसर है, सपना सपना ही रहा या सपना कुछ वास्तविकता में भी बदल पाया? ये मेरा सपना नहीं था, मेरा विचार है और ये दुनिया का विचार है जी। ये मेरी सोच की उपज नहीं है। यूनाइटेड नेशंस में 1950 के दशक में ये तय हुआ, यूनाइटेड नेशंस में। अब हम बिलासपुर की भी बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की भी बात कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पे ये निर्णय यूनाइटेड नेशंस ने लिया कि हर देश में, दुनिया के हर देश में यूनिवर्सल हेल्थ केयर हमको स्थापित करना है। और यूनिवर्सल हेल्थ केयर का अर्थ यही है कि पब्लिक मनी से जो मरीज हैं उनका उपचार हो, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, जेब से हमको और खर्चा ना करना पड़े। और आज विश्व में 9 देश हैं जी, पूरे विश्व के 200 से ऊपर देशों में, जहां ये लागू हो सका है। और जो लक्ष्य उनने रखा था कि 2020 के आसपास इसको लागू हमको करना है, वो टारगेट उनने विश्व के लिए 2030 का कर दिया। तो ये सरल लक्ष्य नहीं है, लेकिन आप अगर किसी गोल को लेके नहीं चलोगे, किसी लक्ष्य को लेके नहीं चलोगे, तो आप किस रास्ते पे सफर कर रहे हो? तो सफर एकदम स्पष्ट है, मेरी सोच का सफर जो है एकदम स्पष्ट है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर पूरी दुनिया में लागू होना ही चाहिए और होगा जी। देश में लागू होना चाहिए और होगा, छत्तीसगढ़ में लागू होना चाहिए, होगा। हम उससे दूर हैं। उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जो व्यवस्थाएं छत्तीसगढ़ की सरकार फिलहाल कर पाई है इन 4.5 सालों में, वो आयुष्मान, जिसको हमने समाहित अब कर लिया डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना के माध्यम से, उसमें 5 लाख रुपए तक का साल में इलाज का प्रावधान था 38 लाख परिवारों के लिए। जो केंद्र सरकार की योजना थी आयुष्मान की, 2012 की SECC सर्वे में जो गरीबी रेखा में आके गए थे, वो छत्तीसगढ़ के 38 लाख परिवार आके गए थे। आयुष्मान योजना लागू होने के पहले RSBY, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू थी, जिसमें 42 लाख परिवार जुड़े हुए थे जी। लेकिन आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण के आंकड़े 38 लाख के आने के बाद आज तक हमको केंद्र सरकार से 4 लाख की व्यवस्था नहीं मिली, वो हमको वापस पैसा नहीं दे रहे हैं। अब 5 लाख तक की सीमा जो 38 लाख परिवार की थी, ये 60 लाख परिवार की छत्तीसगढ़ सरकार ने पहुंचाई है। इस दरमियान यूनिवर्सल हेल्थ केयर जी, जो कदम आगे बढ़े हैं, मंजिल अभी दूर है। तो 60 लाख परिवारों को 5 लाख तक का कवरेज है, जिसमें आज पिछले जो साल बीता उसमें 1400 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार ने खर्च किए डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना, जिसमें आयुष्मान योजना समाहित है।
और इसमें करीब 300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से हमको आयुष्मान योजना के तहत मिले। कई बार लोग ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आयुष्मान योजना बंद कर दी जी, तो आयुष्मान योजना बंद नहीं हुई है। केंद्र सरकार हमको जो इंश्योरेंस होता है उसके प्रीमियम की राशि देते हैं, जो 1102 रुपए वर्तमान में है और जिसकी राशि 300 बनती है। तो 300 रुपए 300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से, 1100 करोड़ रुपए राज्य सरकार से, ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने उपलब्ध कराया है। और डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना के माध्यम से सभी एपीएल बीपीएल परिवारों के लिए 20 लाख रुपए तक के कुछ इलाजों के लिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, हार्ट लोकेट, उसका प्रावधान किया गया, उसके लिए प्रावधान किया है। तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर क्या है? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस कम करना। तो इस दिशा में आगे बढ़े हैं, इतना काम, इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। लेकिन आज का जो दिन है वो डॉक्टर्स डे है, तो डॉक्टर्स की बात भी आपके सम्मुख आनी चाहिए। मेरे साथ आईएमए बिलासपुर के अध्यक्ष मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, सरकार के स्तर पर ऐसी कौन सी अपेक्षा है आपकी जो आपको लगता है कि सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए, पर शायद उस तरीके से नहीं दिया जा रहा जैसी आपकी अपेक्षा है? बाबा साहब अभी 3 महीने पहले हमारे शपथ ग्रहण समारोह में भी आए थे बिलासपुर जी। उस समय भी हमने बहुत शिद्दत से उनसे ये बहुत रिक्वेस्ट की थी कि जो नर्सिंग होम एक्ट में काफ़ी सारी परेशानियां आ रही हैं हमारे लोगों को, पूरे प्रदेश स्तर में, सिर्फ कोई एक जिले की बात नहीं है, उस पर काफ़ी चर्चा हुई थी। अलग अलग मंच से अलग अलग शहरों में जो हमारे चिकित्सक के प्रतिनिधि हैं आईएमए के, वो बाबा साहब के पास भी, माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास भी, हमारे नगर विधायक जी बैठे हैं, उनसे भी इसके बारे में कई बार चर्चा हुई है। हमारे अटल श्रीवास्तव जी बैठे हैं, उनसे भी इस बारे में काफ़ी विस्तार में चर्चा हुई है। रश्मि दीदी अभी नहीं हैं, वो खुद एक बार हम लोगों को मुख्यमंत्री से भी इस बारे में चर्चा के लिए बुलाई थी, पर उसका हल अभी तक नहीं हो पाया है। तो जिसमें कि उन्होंने एक आश्वासन भी दिया था कि हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। मंच से ये उन्होंने घोषणा की थी कि हम नर्सिंग होम एक्ट में, जैसा कि वो घोषणा पत्र में था कांग्रेस के पिछले चुनाव के, कि नर्सिंग होम एक्ट को 50 बेड या जो भी उसमें बेड में हमने कि उससे कुछ राहत दी जाएगी, कुछ उसको बाहर किया जाएगा, जो भी नंबर है उस एक्ट से बाहर किया जाएगा, उसकी परेशानियों को समझते हुए जी। पर उस दिशा में अभी हम इंतजार में कुछ हैं। ना कुछ किया जाएगा, पर कुछ ना कुछ कब किया जाएगा? मासूम सा सवाल है चिकित्सकों का। इसमें कठिन सवाल है, कठिन बात है। घोषणा पत्र में अगर आप देखेंगे तो बिस्तरों का हवाला नहीं है जी। नर्सिंग होम एक्ट में परिवर्तन की बात है। बात ये आई कि कुछ डॉक्टर साहब लोगों ने अपनी जो संस्थाएं खोल दी जी, ऐसे जगह पे खोल रखी है जहां ना तो पार्किंग की व्यवस्था है, ना रैंप है, ना फायर फाइटिंग की व्यवस्था है। और नर्सिंग होम एक्ट आने के बाद में उसके प्रावधानों के अनुरूप ये मिनिमम व्यवस्थाएं जो करनी है, आज उस स्थान पे जहां वो प्रैक्टिस कर रहे हैं शायद उनके लिए संभव अब नहीं है। आपने एक जगह कॉलोनी ही है या कोई ऐसी जगह है जहां पर आपने अस्पताल बना लिया, तो नर्सिंग होम एक्ट के तहत जो प्रावधान फॉलो आपको करने हैं, एक तो पोल्यूशन का हो गया, उसमें रिलैक्सेशन की संभावना नहीं है, विभाग ने कैबिनेट में बोल दिया कि हम नहीं करेंगे। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तरफ से जो है कि आपको इतनी जगह छोड़नी है, अगल बगल पार्किंग के लिए इतना छोड़ना है, रैंप आपको बनाना है, उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते। जो हम लोग विचार अभी कर रहे हैं, और क्योंकि ये बहुत कठिन है, सीधे पेशेंट के हित को प्रभावित करेगा कि आपने अगर छूट दे दी, फायर सेफ्टी नहीं है, कल आग लग गई, किसकी जिम्मेदारी? मैं माफी चाहूंगा बाबू साहब, आप केवल स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, ये जो घोषणा पत्र बना था ना, उसके भी प्रमुख आप थे। लोग बोलते हैं कि बड़ा कारण रहा कांग्रेस जो सत्ता में आई उसमें उस घोषणा पत्र का भी। और घोषणा पत्र आपने जो बनाया था वो तो लोगों के बीच जाके बनाया था, लोगों से बात करके बनाया था। उस समय आपने महसूस किया था कि इसमें बदलाव होना चाहिए, और सत्ता में आ गए तो आप बताने लगे कि देखो ये बदलाव तो बड़ा मुश्किल है। ये बात जायज है क्या? नहीं, उस समय भी मैंने कहा था कि ये नहीं हो पाएगा जी। घोषणा पत्र बनाते समय भी कई साथियों के साथ जब बैठे थे तो ये चीज नर्सिंग होम तो में क्या हो पाएगा? इसमें जो बेड नहीं है, केवल क्लिनिकल सेंटर है, आप वहां जांच कर रहे हैं, वो भी अगर नर्सिंग होम एक्ट में आते हैं तो उनको जो बंदिशें हैं जी, उनसे मुक्त किया जा सकता है। जो आपने कहा 50 अस्पताल तक मुक्त कर दीजिए, ये मेरी सोच में प्रैक्टिकल नहीं है जी, पर 5 बिस्तर 10 बिस्तर के अस्पताल। पर मेरा तो सवाल आपसे ये है कि आपने कहीं ना कहीं महसूस किया था
कि नर्सिंग होम्स एक्ट में बदलाव होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। 4.5 साल का समय पूरा हो गया आपकी सरकार को, वो सुधार नहीं हुआ, वो बदलाव नहीं हुआ। क्या उम्मीद करें, अगले घोषणा पत्र का ही हिस्सा बनाएंगे या अगले घोषणा पत्र को तैयार करने से पहले वो बदलाव कर देंगे? सीधा सवाल। उम्मीद कम करनी चाहिए, लेकिन कुछ होगा, चुनाव के पहले कुछ होगा। अब जनता अपने आप ही फैसला कर लेगी कि उसे क्या करना चाहिए। सिंधे साहब ने अपनी बात कह दी है। सर इसी में मैं एक बात जी एक बात रखना जी। चाहूंगा। जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा, उप मुख्यमंत्री साहब ने हमारे, कि ये प्रैक्टिकल, हम बिल्कुल सहमत हैं सर इससे कि जो फायर सेफ्टी और ये सभी चीजें, और आज के डेट में पूरे प्रदेश में हम दावे से बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं जो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सबने लगा लिया है और फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हो ये रहा है सर, जो हम लोग एज ए प्रैक्टिशनर फील करते हैं, पब्लिक में रह रहे हैं, कि ये नॉर्म से लोग परेशान होकर, जो हमारे सीनियर अच्छे प्रैक्टिशनर थे वो धीरे धीरे अपने हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो बस किसी तरीके से मैनेज करके, जिनका उस प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है, उन लोग हॉस्पिटल खोल रहे हैं और चला रहे हैं। तो ये अगर ऐसे लोग हॉस्पिटल चलाएंगे, मैं सिर्फ पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं, आपके पास ज्यादा जानकारियां हैं इस बारे में, तो उससे नुकसान ज्यादा हो रहा है लोग। अभी डाटा आया था कि सर जैसे यूपी का, कि एक ही डॉक्टर के नाम पे 30-30 हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हैं। लोग कोई सीनियर रिटायर्ड डॉक्टर से सर्टिफिकेट ले लेते हैं और नर्सिंग होम खोल के, और फिर वो पता चला वहां एक भी डॉक्टर नहीं है। ये दिक्कत तो सारी जगह साहब, नर्सिंग कॉलेज भी ऐसे कई खुल रहे हैं, इसको लेकर भी दिक्कत है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर सिंघे साहब ने अपनी सीमाएं बता दी हैं, सोसाइटी को समझने की कोशिश कीजिए। बंद मत करें, और बंद करना है तो हमारे पास आ जाए, हमारे पास आ जाए। पब्लिक सेक्टर नहीं, ये हो रहा है। लेकिन मैं इस चर्चा को विस्तार देना चाहता हूं और उस शख्स के पास आना चाहता हूं जिसने बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से बड़ा काम किया है। अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में लोगों की उम्मीद का एक बड़ा केंद्र बना है। उस संस्थान के प्रमुख डॉक्टर मनोज नागपाल हमारे पास है। और नागपाल साहब, आपसे है डॉक्टर्स डे, पर सवाल इस बात को लेकर है कि लोग निजी अस्पतालों में जाने से पहले ही डरने लगते हैं। यमराज के पास पहले जाएं या प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले जाएं, बिल के कारण मर जाएं या बीमारी से मर जाएं। इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे? आपका कहना जो है कुछ हद तक सही हो भी सकता है, और ये हमने भी फील किया कि हाँ, आउट ऑफ द पॉकेट देना भारी पड़ जाता है किसी भी एक आदमी के लिए, जिसका कि पर कैपिटा इनकम मैंने जब यहाँ पे आके देखा तो काफ़ी कम थी, और इट वाज रियली, मेरे को लगा कि हाँ ये मुश्किल है। और इसके लिए मैंने एक बीड़ा उठाया जी। मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया सर। मैंने एक प्लेटफॉर्म के अंदर जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, टीपीएस हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला के रखा, और जितने भी कम्युनिटी लीडर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग करके अलग अलग टाइम पे, और फिर इकट्ठे भी करके, कि भाई आप सबको इस टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है। अभी भी आज की तारीख में भी हेल्थ इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है, जो हर जन जन तक पहुंचा हुआ है, बहुत ही कम है एज पर द होल कंट्री। माइक को थोड़ा ऊपर करिए। एज पर द होल कंट्री। तो मैंने ये थोड़ा बीड़ा उठाया, मैंने दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया, कम्युनिटी लीडर्स को, की ओपिनियन लीडर्स को, और हेल्थ इंश्योरेंस के टीपीएस को, जी। कितना मिनिमम अमाउंट पे हम एक कम्युनिटी का, नॉट इंडिविजुअल, फॉर द होल कम्युनिटी हम एक इंश्योरेंस कर सकते हैं। और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते और जो अफोर्डिंग लोग हैं कम्युनिटी के, वो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करें, सो दैट वी कैन गो फॉर अ ग्रुप इंश्योरेंस फॉर द कम्युनिटी इंश्योरेंस, सो दैट जो नहीं इंश्योरेंस कवर कर सकते वो भी कवर्ड हो। आपने इंश्योरेंस कंपनी पे पूरी बात को डाल दिया है। नहीं। जानना आपसे ये चाहते हैं कि सरकार के स्तर पर तो शिकायतें इतनी रहती हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इनका अपना कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है भाई, किसके कितने पैसे लोगे। कोविड आया, सरकार ने फरमान दिए, तो जो सीटी स्कैन के 6,000 8,000 रुपए वसूले जाते हैं, उसी सीटी स्कैन को आप 2,000 रुपए में करने के लिए तैयार हो गए। तो आपके मार्जिन तो साफ दिखाई दे रहे हैं कि आप किस कदर तरीके से कर रहे हैं। नहीं, आपका ये सोचना एक कॉमन मैन के लिए हो सकता है कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर बहुत कमाई है। बिलीव मी सर, अब वो नहीं रह गया है, जो शायद कभी 25-30 साल पहले होता हो। आजकल के टाइम के अंदर एवरीवन हैज़ गॉट हिज ओन वो रहता है, क्या खर्चे रहते हैं, सैलरीज होती हैं जो हर साल बढ़ती हैं, नए इक्विपमेंट आते हैं, अपग्रेडेशन होती है,
इक्विपमेंट की अपग्रेडेशन होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन होती है और नई नई चीज़ें आती रहती हैं, नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं। ये सब चीज़ों के अंदर तो चुनौती काफी बड़ी है, आपका ये कहना है? हाँ, जिस तरह से हम डे टू डे फेस करते हैं, जो हमारे खर्चे हैं। तो भाई लोगों की जानकारी के लिए आपको लगता है भाई कि हॉस्पिटल बहुत कमा रहे हैं? जी नहीं, नागपाल साहब बता रहे हैं बड़ी मुश्किल से अपना खर्चा चला रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनता तय करे कौन सही बोल रहा है। पर मेरे साथ में डॉक्टर राजेश शुक्ला जी हैं। जलते तवे पे बैठना और बिलासपुर में सीएमएचओ की कुर्सी पर बैठना पिछले कुछ सालों से लगभग समान तौर पर महसूस होता है। तो डॉक्टर राजेश शुक्ला जी, लेकिन आपसे जानना हमें यह है कि आपको अपनी कुर्सी कितना परेशान करती है, ये जानने में दिलचस्पी हमारी इस कार्यक्रम में नहीं है, पर जानने में ये जरूर दिलचस्पी है कि बिलासपुर के लोगों की स्वास्थ्य के संदर्भ में वो कौन सी जरूरतें हैं जिसको आपको लगता है कि सरकार के स्तर पर संज्ञान में लिए जाने की जरूरत है। ये आपसे जरूर जानना है। क्या है इस क्षेत्र में ऐसी चुनौतियां जो इस समय टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको लगता है कि उनके संज्ञान में लाई जाए, शायद कुछ बात बने? नमस्कार। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि रिक्त पद जो है हमारे सरकारी अस्पतालों के वो पूरे भरे जाए, क्योंकि मेन पावर होने के बाद जो है हमारे कार्य का वो बढ़ जाएगा, है ना। और बाकी तो ये रिक्त पदों की स्थिति है क्या, थोड़ा ये भी तो पता चले ना लोगों को कि हमारे पास में पद हैं और ये रिक्त हैं, क्या आंकड़ा है? क्लास 1 में करीब 29 पद जो है रिक्त हैं, क्लास 2 में तो नहीं है, क्लास 3, 4 में काफ़ी पद रिक्त हैं। उसके आंकड़े तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन वो उनको जो है ना भरा जाए। तो हम मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में रिक्त पदों को लेकर चिंतित थे। सीएमएचओ साहब बता रहे हैं कहाँ आप वहां की चिंता कर रहे हो, ये हमारे जो प्राइमरी हॉस्पिटल्स हैं इनमें भी पद रिक्त हैं। तो सिंह साहब हमारे साथ में हैं, इस समस्या का कोई समाधान की उम्मीद या अगली बार? नहीं, चल रहा है निरंतर। जब गवर्नमेंट आई, ये वर्तमान गवर्नमेंट आई, तो करीब 125 से 135 स्पेशलिस्ट थे जी। आज वो बढ़ के हो गए 600-700 इन 4.5 सालों में जी। फिर भी आपकी आवश्यकता है 1500 जी। जहां 1500 की सैंक्शन पोस्ट पहले से थे, वहां आपके पास थे 135 स्पेशलिस्ट। आज मान लीजिए वो बढ़ के हो गए 600, फिर भी गैप कितना है? 800-900। ये जो गैप है ये हमको परेशान करता है। और एक तो ये हो गई आने की बात कि स्पेशलिस्ट पब्लिक सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं, और दूसरा आरक्षण के चलते भर्तियां जो रुकी हैं वो। इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि आरक्षण के चलते भर्तियों के रुकने के पहले जब पदों के लिए पीएससी के माध्यम से भर्ती निकाली गई तो 400 से ज्यादा पोस्टों के लिए जो भर्ती निकली थी उसमें ज्वाइन 100 या 200 लोगों ने किया जो क्वालिफाई हो गए जी, अपीयर हुए, क्वालिफाई हो गए। जब उनको पोस्टिंग के लिए कहा गया तो पोस्टिंग के लिए मात्र उतने आए। ये एक स्ट्रगल है, एक उपलब्धता, दूसरी इच्छा और तीसरा अब भर्ती के लिए आरक्षण। जी, तो आरक्षण का तो अब निदान हो गया, तो उम्मीद करें कुछ भरेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी है, जो प्रोसेस में है, उसको आप कंप्लीट करिए, वरना जो नई भर्ती करनी है उस पे उन्होंने डायरेक्शन नहीं दिया है। तो नई भर्ती तब तक नहीं हो पाएगी जिसके लिए आपने विज्ञापन हाई कोर्ट के फैसले के पहले ना निकाला हो, जब तक ये तय नहीं होता है कि आरक्षण 76 रहेगा कि 50 रहेगा। तो कुल मिलाकर डॉक्टर राजेश शुक्ला जी, आपके लिए खबर अच्छी नहीं है, अभी आपका संघर्ष बने रहने वाला है, ऐसा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बता रहे हैं। देखिए मेरे साथ में आखिरी बातचीत के लिए डॉक्टर सहारे साहब मौजूद हैं। सहारे साहब बड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उनके संदर्भ में हम कार्यक्रम की शुरुआत से चर्चा कर रहे हैं। इतनी चर्चा तो उन्होंने भी शायद खुद ना की होगी जितनी हम उनकी कर रहे हैं। तो आपसे जानना ये चाहते हैं, सिम्स बिलासपुर में है पर ये गौरव का विषय बने, इसके लिए कितना इंतजार और करें? इंतजार बहुत कम समय में हो जाएगा पूरा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो मैं हरिभूमि और आईएनएच परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस संवाद में बुलाया। और आज हम राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मना रहे हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस जो 33 सालों से मनाया जा रहा है, और इस साल का जो थीम है मैं बताना चाहूँगा आप इस जनता के बीच में, सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स,
आपको पता है कि हम 2 साल से एक पेंडेमिक से जूझ रहे थे और जिसमें हमारे चिकित्सक बंधु, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ्स और हमारे राजनीतिक गण और सामाजिक संस्था बिना थके, बिना रुके और बिना परिवार किए एक दूसरे के सेवा में जुटे रहे। और ये हम आज चिकित्सक बंधुओं के सम्मान में ये थीम रखी है जो नेशनल लेवल पे है। ये मैं हिमांशु भाई का क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा जी कि सिम्स को बने हुए पूरे 20 साल हो रहे हैं। 20 साल के दरमियान में जो उन्नति पाई है इसके लिए मैं शासन को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनके प्रयास से आज हमारे सिम्स में 59 पीजी सब्जेक्ट्स चालू हुए हैं जो पहले नहीं थे। जी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। पहले पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं था सिम्स में 5 साल पहले। 5 साल पहले एक ही चालू हुआ था पीएसएम डिपार्टमेंट का। उसके बाद में धीरे धीरे आज हमारे पास में 59 पीजी सीट्स उपलब्ध हो गई है। तत्पश्चात मैं बताना चाहूँगा कि आज वर्तमान में हमारे पास सिम्स में 180 बच्चे एडमिशन लेते हैं। उसमें 150 सीट जो परमानेंट सीट है और 30 सीट ईडब्ल्यूएस कोटा का है। उसी प्रकार मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा एक एक डिपार्टमेंट है, जिसमें मैं पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में बता दूंगा, आप हमारे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में आके अवलोकन कीजिए। एनआईसीयू और पीडियाट्रिक ओटी का जो वार्ड्स हैं पूरा हम प्राइवेट हॉस्पिटल जैसा हमने बना रखा है। उसमें हमको एनएचएम से सहायता मिली है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन है पूरे प्रदेश में सबसे बेस्ट है। मैं आपसे निवेदन ये करूंगा सर जी, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी जी क्या है, हमारे साथ में टीएस सिंहदेव साहब हैं, महाराज भी हैं जी, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और अब तो उप मुख्यमंत्री भी हैं जी। इस अवसर का लाभ उठाइए। बिल्कुल सर। जो आपके पास है उसमें क्या रखा है जी, जो आपको चाहिए वो बताइए, हम उनसे कमिटमेंट जी हाँ, करने जी की हाँ, कोशिश सर। करते हैं। बिलासपुर के लोग ताली बजाइए। उसी पे मैं आना चाह रहा था सर। आपको पता है कि जो जिस वर्तमान स्थिति में जहाँ सिम्स खड़ा है जी। वो 100 साल पुराना है जी। और हम महाराज साहब से ये निवेदन करना चाहेंगे और पहले भी कर चुके हैं कि जो कोनी में हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है उसके बाजू में हमको 1500 बेड का एक नया अस्पताल सिम्स के लिए उपलब्ध कराया जाए। बड़ी महत्वपूर्ण मांग जो है माननीय संसदीय निदेशक के द्वारा की गई है। और सिंह साहब आप जो है स्वास्थ्य मंत्री से उप मुख्यमंत्री हो गए, तो कुछ उदारता का परिचय आपके माध्यम से मिले और बिलासपुर के संदर्भ में जरूरत है यहाँ की। हिमांशु भाई बताना चाहूंगा, महाराज साहब ने हमको पहले आश्वासन दे चुके हैं इसके बारे में जी। सब स्वयं कुछ बोलेंगे। जी सिंह साहब क्या कहना चाहेंगे चिकित्सक दिवस के अवसर पर बिलासपुर को आपकी तरफ से कोई सौगात? ये तो ताली वाली बात हो जाएगी। अब आप तो मतलब जिस परंपरा के हैं, मतलब प्राण जाए पर वचन न जाए, वो इसीलिए मैं नहीं बोलता। सर इसका प्रस्ताव चला गया है शासन को सर, शासन विचार कर रही है इसमें। जी साहब इसमें एक तो उप मुख्यमंत्री वाली बात जो आ रही है, ये हम सब शायद जानते ही हैं कि एक पदनाम है जी। इसमें कोई कार्य करने की कैपेसिटी में स्वास्थ्य मंत्री का कोई अंतर नहीं आया है। अरे लेकिन रायपुर से लेकर सरगुजा तक तो बहुत कुछ बदल गया। जी वही वाला है। वो बाकी बजट की बात है, हम लोग इसके लिए पहल कर रहे हैं और सिम्स यहाँ नहीं चल सकता जी। वर्तमान बिल्डिंग में जो डिमांड है, जो प्रेशर इनके ऊपर है, कैसे ये चला रहे हैं इन्हीं लोग जानते हैं। जितनी इसकी कैपेसिटी नहीं है, जितना सैंक्शन नहीं है, उससे ज्यादा बिस्तरों को लेके चला रहे हैं और यहाँ चल ही नहीं सकता सिम्स जी। इसको नई बिल्डिंग आपको बनानी ही पड़ेगी, कोई विकल्प नहीं है। अभी रायपुर के लिए हम लोग सैंक्शन ले सके हैं, बजट में भी आया है 300 कुछ करोड़ का एक विंग हम वहां पर चालू करना चाहते हैं बहुत जल्दी। उसी तर्ज पे यहाँ पर बजट में सैंक्शन लेना होगा, तो इंतजार केवल बजट के सैंक्शन का है। सिम्स यहाँ चल ही नहीं सकता, तो वो बनने वाली बात है सैंक्शन के। बिलासपुर के तमाम जितने भी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं वो इस सदन में मौजूद हैं, उनसे कुछ आग्रह वाग्रह ही कर लीजिए। आप वचन नहीं दे सकते, आग्रह तो कर सकते हैं। हाँ नहीं, मिलके हम लोग करेंगे, सब कर रहे हैं और सब पहल करते हैं। जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने साथी हैं, वो सारा प्रेशर हम लोग के ऊपर है कि
बोला नहीं कुछ किया, कर नहीं पा रहे हो, उससे लेके हम लोग चलते हैं। सैंक्शन की बात है, फंड फाइनेंशियल सैंक्शन। तो कुल मिलाकर हम इस बातचीत के निर्णायक बिंदु पे पहुंचे तो सिम्स जो यहाँ पर स्थापित है, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सार्वजनिक रूप से मान रहे हैं कि वो जगह इस कॉलेज के संचालन के लायक है ही नहीं। कैसे चल रहा है वही लोग जानते हैं। तो क्या ऐसे मौके पर जिस सभागार में धर्मलाल कौशिक हैं, जिस सभागार में रजनीश सिंह जी हैं, जिस सभागार में शैलेश पांडे जी हैं, रश्मि जी भी यहीं पर थीं, माननीय कृष्णमूर्ति बांदी जी बैठे हुए हैं, एक जिले के 5 विधायकों की मौजूदगी जिस सभागार में हो, क्या वो सामूहिक रूप से ये संकल्प नहीं ले सकते कि हम इस शहर को इसका हक दिलाकर रहेंगे, हम इस शहर के मेडिकल कॉलेज को उसके लिए नया भवन दिलाकर रखेंगे? मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां कम से कम जनता की तरफ से आए कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। और इसी के साथ में हम इस चरण को यही विराम देंगे, क्योंकि हमें अगला जो सत्र शुरू करना है वो अभिनंदन समारोह का करना है। जिन चिकित्सकों के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने अपने सेवा कार्य से हम सबके जीवन को संवारा है, तो उससे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस सत्र का हिस्सा बनने के लिए, विशेष तौर पर टी.एस. सिंहदेव साहब का। लेकिन सिंहदेव साहब हमारे साथ बने रहेंगे इस सम्मान समारोह को गरिमा प्रदान करने के लिए। आप सभी का एक बार जोरदार आभार। तो चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे अतिथियों के लिए। वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार